कि आपका राइट क्या है। संविधान के अंदर में आपको 4 तरह का राइट है, नहीं तो संविधान पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। माननीय विजय मानकर जी का किताब पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि भाई 4 राइट है आदिवासी को, और उसमें से 3 राइट जो है किसी को नहीं है, सिर्फ आदिवासी को है। पहला है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन शिक्षा में आपको है ना, जो अनुच्छेद 15 से है। नौकरी का रिजर्वेशन आपको 16 से है। संविधान आपको जो है लोकसभा या विधानसभा का जो रिजर्वेशन है यह आपको है 330 के तहत है, विधानसभा का है 331 के तहत है। तो ये क्या है, रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन तो एससी को भी है ना। बाद में मंडल आयोग लाने के बाद में बीसी को भी रिजर्वेशन हो गया, तो ये इसमें ये अलग नहीं है। लेकिन बाकी 3 जो है उसमें एक है मालिकाना हक। पूरे भारत के अंदर में सिर्फ आदिवासियों को मालिकाना हक मिला है, और वो कहां से है, ये 5th शेड्यूल भी आपको जो है एक स्वशासन का पार्ट है, लेकिन इसमें जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ये मालिकाना हक है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारा है, आगे अगर हम आएंगे तो पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के अंदर में बहुत सारे चीजों के बारे में कहा गया है। लैंड के बारे में कहा गया, मार्केट के बारे में कहा गया है, लैंड का आप भू वापसी करा सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपका मालिकाना हक के अंदर था। समता जजमेंट बाद में हुआ, उसमें भी आपका माइंस के बारे में आपका भी मालिकाना हक है। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें भी क्या कहा गया है कि भाई ब्रिटिश टाइम कॉलोनियल था, बहुत सारे आदिवासी को जंगल काटने के लिए, बसाने के लिए, साफ करने के लिए आ गया। बहुत लोग जंगलों में रहते हैं। बाद में जंगल का डिफिनेशन चेंज हो गया, कोई हो गया रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, कोई सेंचुरी हो गया, कोई अभयारण्य हो गया। तो ऐसे एरिया में तो आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनको कई बार क्या होता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते, ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये फल तुम्हारा नहीं है, बांस तुम्हारा नहीं है, लकड़ी नहीं है, ये इधर घुस नहीं सकते। तो इस तरह का एक कंफ्यूजन होता था, बार बार क्लैश होते थे। मोटी भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ, बार बार क्लैश होता था। इसके वजह से इस बात को समझा गया, और 2006 में हम लोग का जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिसके अंदर में ग्राम सभा को, हमारे ट्राइब जो जंगलों के अंदर रहते हैं उनको एक अधिकार दिया गया कि भाई जिस लैंड को तुम काटते हो, बनाते हो, खेती करते हो, उस पर तुम्हारा पट्टा दिया जाए। दूसरा है कि उस अंदर के अंदर जो जल है, या जो केंदू पत्ता है, या बांस है, या लकड़ी है, इस पर कितना आपका अधिकार रहेगा, और ये आपको अधिकृत किया गया। तो ये फॉरेस्ट राइट के अंदर आता है। तो ये भी आपका मालिकाना हक है। तीसरा जो सबसे बड़ा अधिकार है, जो 5वीं आप लोग 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, वो स्वशासन है। पूरे भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को स्वशासन मिला है। स्वशासन कहां से आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को भी यदि गवर्नर न चाहे या ट्राइबल कल्चर के संस्कृति के अनुसार असंगत है तो लागू नहीं हो सकता है। कम बड़ा चीज है ये। तो ये स्वशासन आपका है, तो उस एरिया में आपका क्या रहेगा, बता देते हैं कि इससे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंदर में पंचायत चुनाव 243M के हिसाब से रोक लगा था। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं मुखिया की बात कर रहे थे, रोक क्यों लगा था, इसलिए कि ट्राइब का अपना एक पारंपरिक व्यवस्था है कि नहीं है। आपको 5th शेड्यूल के अंदर में स्वशासन के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही थी कि नहीं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन है, ठीक है, वो जो है उसका काम क्या है। देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सब किसकी कल्पना रही होगी। ये जयपाल सिंह मुंडा जानते थे कि आदिवासी समाज जब भी निर्णय लेता है सामूहिक निर्णय लेता है कि नहीं, कि अकेला निर्णय लेता है। जैसे आपने कहा कि मुखिया जी साइन कर दिए, ये दम है मुखिया जी को साइन करने का। आदिवासी समाज जो है वो सामूहिक निर्णय लेता है हमेशा। लीडर जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, लेकिन निर्णय क्या होगा, सामूहिक होगा। तो ये जो है आज भी मुंडा एरिया में अगर आप आइएगा, तो मुंडा एरिया में आइएगा तो क्या होता है कि भाई मुंडा होता है, उसके बाद में मानकी होता है ना। तो 20-25 मुंडा मिलकर मानकी बनाते हैं, और उस एरिया में जो शासन व्यवस्था होगा वो निर्णय कौन लेता है, ये मानकी लोग लेते हैं।
तो ट्राइब के मामले पर कोई भी कानून बनाने के पहले आदिवासी परामर्शदात्री समिति कहा गया है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहा गया है कि बिना उसके समिति के सहमति के ट्राइबल के का जो है कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। उसके अंदर में ट्राइबल विधायक रहेंगे, उसके अंदर में समाज के द्वारा मनोनीत लोग रहेंगे और उसका अध्यक्ष जो रहेगा, अभी हम लोग मजबूत नहीं है इसलिए हमारा जो है चीफ मिनिस्टर जब दिक्कू होने के बावजूद भी रहता है। लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उद्देश्य क्या था? आपके संबंध में कोई भी निर्णय लेना हो या कानून बनाना हो तो वो किससे सहमति लिया जाएगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को सलाह कौन देगा? ये हमारा होना चाहिए, मानकीय मुंडा माझी प्रेग्नेंट सलाह देगा, वहां से वो आना चाहिए। तो ये सारे हमारा हमने आपको बताया। और ये मालिकाना हक है। पेशा आने के बाद में हमारा ग्राम सभा लेवल तक का हमारा अधिकार मिला। भी आपका क्या है? मालिकाना हक है। और लास्ट में मैं बताता हूं बजट 275 के अंदर ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है। तो देखिए भाइयों, संविधान में 4 तरह का अधिकार हमको प्राप्त है। पहला रिजर्वेशन है, ये तो एससी को भी है, बीसी को भी है। दूसरा है आपको है स्वशासन, सिर्फ आपको मिला है। तीसरा है मालिकाना हक, यह सिर्फ आपको है। और चौथा है बजट, ये बजट भी सिर्फ ट्राइब को मिलता है। तो इसको बचाना है कि नहीं बचाना है? तो ये संविधान में तो मिल गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट में मिल गया आपको। लेकिन आगे जो हम देखेंगे लगातार इस बात को अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक अगर हम आगे देखेंगे, हमारे बीच में क्या हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे मंत्री भी हैं, हमारे जो है एमपी भी है, हमारे गवर्नर भी लोग हो चुके हैं। आज माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी हैं। तो बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे नौकरी पेशा में भी हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में हमारा अपना, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्राइबल पार्टी कह सकते हैं, है ना, कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा इतने लंबे समय तक झारखंड में रहा। उसके पहले आजसू का आंदोलन भी हुआ, जिसमें नरेश भाई भी आजसू में बहुत सक्रिय रहे थे, हम लोग उसमें बच्चा थे। तो इन तमाम के आंदोलन के कारण या आज जो इतनी लंबी हमारे माननीय शिबू सोरेन जी ने लंबा इसको आंदोलन को चलाया, तो ट्राइब का बहुत तक हित बचा। लेकिन आज हमको लगता है इतने वर्षों के बाद में कि भाई इतने सारे पदों में, इतने मंत्री, एमपी, गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति, इतना सारा चीज होने के बावजूद भी हम ट्राइब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं ना। आज भी अंदर से थोड़ा डर लगता है ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं है या हमारा सारा अधिकार हमको मिल नहीं रहा, यह हम महसूस करते हैं। तो आगे सवाल होता है कि ये भय जो है ये हमारे बीच में हो रहा है। तो अब होता है, आगे हम बात करना चाहेंगे कि इसको कैसे समाधान होगा। ये सारे राइट पर मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन जो है, धीरे धीरे मैं पटना में जब मैं छात्र नेता रहा तो मैंने समझा, आंदोलन के तरीके को समझा, आंदोलन का स्टेप्स होता है। आगे जब मैं नेतरहाट आंदोलन फील्ड फायरिंग रेंज में गांव-गांव जब मुझे जाने को मौका मिला, बिना नेता को उस आंदोलन को 30 ईयर से हम लोग लड़ रहे हैं और आज भी उसको रोके हुए हैं। और 30 साल तक उस आंदोलन को, आर्मी के अगेंस्ट में हमारा आंदोलन था, कोई नेता ही नहीं है उसका, आज आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आंदोलन चल रहा है और सबको पता है इसमें नेता खोजना मुश्किल है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी 2.5 से 3 लाख लोग एक दिन में जमा हो सकते हैं। तो इस आंदोलन के दौरान जब मुझे काम करने का मौका मिला, तब मैंने उस पर महसूस किया कि नहीं, किस तरह से हम जन आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज पॉलिटिकल पार्टियों से आपकी शिकायत है, नेताओं से आपकी शिकायत है, तो हमारा समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इस बीच में अगर मैं थोड़ी सी कहूँ, 1947 से लेकर के आज का संदर्भ अगर इस बीच को हम अध्ययन करें, इस बीच में देखें तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी, जैसे हम लोग कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा कर सकते हैं, जो हमारा झारखंड में खास करके एक अगुवाई दिए थे। उसी तरह से बीच में हम कहेंगे पहला जनरेशन एजुकेटेड मास का था, वो 1962-1965 में पहला हमारा लोग नौकरी में आ रहा था, पहला बीडीओ बन रहा था, एसडीओ बन रहा था, डीसी बन रहा था, और रिटायर होते होते वो 93, 94, 90 में रिटायर्ड हो गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि हमारा जो इकोनॉमिक चेंजेस जो हुआ, पहला क्या था, एग्रीकल्चर बेस था। एग्रीकल्चर बेस होने से क्या था
कि हम जानते थे पीढ़ी दर पीढ़ी हम जमीन का हस्तांतरण करेंगे तो अगला पीढ़ी क्या खाएगा ये हमारे दादा को चिंता नहीं था। उसको चिंता था कि खेती बाड़ी तो है ही, लेकिन सडनली जो है ये आप 70 और 60 के दशक में नौकरी वाला चक्कर आ गया। अब हम लोग को अब सच बात में पैसे की इतनी जरूरत होने लगी कि जमीन को छोड़ छोड़ करके लोग या तो नौकरियों में छोटा बड़ा प्यून चपरासी से लेकर डीसी तक का नौकरी में हम लोग इतना तेजी से भागने लगे। और नौकरी में, और हम आपको बता दे रहे, नौकरी वाला से ज्यादा डरपोक कोई होता ही नहीं है। लगता है कि स्टेज से भाषण दे देंगे और रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमारा नौकरी चला जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो नौकरी में से निकला। मैं आज यहाँ पर हमारे जो मिन साहब नहीं पहुंचे तो उनके बारे में ये मैं कहूँगा कि वो एक बहुत बड़े चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत करीब से देखा होगा आदिवासियों का रहन सहन को, और उन्होंने वकालत करी, और वकालत करने के बाद पेशा में वो अपने से वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे कई रिटायर्ड लोगों के मन में ये भावना आती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के मन में आता है, लेकिन कुछ लोग जो है बिल्कुल मशगूल है। तो यहाँ पर मेरा कहने का संदर्भ है, जब तक हमारा इंटेलेक्चुअल मास, पढ़ा लिखा मास जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आंदोलन को आगे लेकर के अधिकारों को लेना असंभव है। और मैं इसको इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि ये सबसे अच्छा समय ये होगा, क्योंकि 30 साल हमारा भी गुजर गया आंदोलनों के स्वरूप से गुजरते हुए। नरेश भाई भी आजसू से लेकर आज तक समाज को देख रहे हैं, तो समाधान क्या होगा, और ये हम लोग महसूस करते गए कि इसकी समाधान क्या हो सकती है। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे जो आप लोग जो ढूंढ रहे थे, तो वो उसका समाधान क्या हो सकता है हमारे, मैं समझता हूं कि ये एकदम सही समय है आदिवासी समाज के लिए आंदोलन को सशक्त करने का। क्योंकि हम लोग हर तरह से धोखा खा चुके हैं। अब आग दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। समाज के साथ ऐसा है। हमने किसको देखा? पॉलिटिकल पार्टियों को देखा, नेता को देखा, लीडर को देखा, धार्मिक गुरुओं को देखा, सबको देखा। अब किस पर भरोसा करें? तो ये मेरा जो 3 क्वेश्चन था, हमारा और आपके समाधान का जो भी हमारा अधिकार है, अगर इसको अधिकार तो है, ये एक नॉलेज पार्ट है, लेकिन अधिकार हम लोग कहते सरकार देती नहीं, मिलता नहीं। क्या कोई देगा आपको? आज देखो भाई, सरकार में कौन है? आपके विचारधारा के विपरीत विचारधारा के हैं, आपके विपरीत विचारधारा के, तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि ये अधिकार खत्म कर दिए जाए, ये अधिकार आपके जितने जो है ये खत्म कर दिए जाए ताकि आपको बंटवारा किया जा सके। तो आगे जो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, मैं जल्दी से कवर करना चाहूँगा, इसको हम लोग आगे कैसे बढ़े। मैं कुछ इसका मैंने प्रयोग भी किया। कंडूला जी जानते हैं कि मैं राउरकेला में जब मैं था आज से 10 साल पहले, एंड देन आई स्टार्टेड, है ना, चूँकि कुछ ये बड़े भाइयों के संपर्क में रहा, पॉलिटिशियन को देखा। देखिए, राजनीति में एक जगह एक भाषण सुना मैंने, ये नलिन बाबू का भाषण है। वो कह रहे थे, हेठे पैसा, बीचे पैसा, ऊपरे पैसा, ई धरती में पैसे पैसा, तो आपको तो तकलीफ होगा और आपको लोग हटाएगा। और उस दिन मेरे को रात भर नींद नहीं आया। बात सही है कि गुजरात से लेकर बंगाल तक जिस जमीन पर ट्राइब लोग रहते हैं, उस पर नीचे भी पैसा है, बीचे भी पैसा है, ऊपरे पेड़ में भी पैसा है तो हम लोग बहुत रिच है। तो मैंने समझ गया कि हमारे साथ तकलीफ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम खजाना पे बैठे हैं, है ना। दूसरा चीज था, ये एक वो था। दूसरा चीज था, एक ऐसे लीडर के साथ मेरा संपर्क हुआ पटना के अंदर में, जो 3 बार पटना के वो विधानसभा के स्पीकर रहे। उनका नाम उदय नारायण चौधरी। उनकी वाइफ उरांव थी, तो मेरा संपर्क उनके साथ था। तो मुझे राखी बांधती थी, मैं उसके इलेक्शन के प्रचार के बाद उनके घर में मैं था। तो बड़ी ऐसे चर्चा हो रही थी, और उस दौरान कुछ लोग आए और एक डायलॉग बोला उन लोगों ने, बोला कि नेताजी को कोई हरा नहीं सकता। कैसे? तो बोले कि देखिए, राजनीति की चरम सीमा वो होती है जब आपको पब्लिक चंदा दे के जिताए, है ना, तो समझ लीजिए आपने सही राजनीति किया। और आपने अगर खर्चा करके जिताया, दारू पिला के, तो समझ लीजिए आप आधा अधूरा राजनीति किया, आप डरते रहेंगे। और उस दिन मेरे को समझ में आया यह संभव है कि पब्लिक के साथ में क्या काम किया जाए कि लोग आपको चंदा देकर राजनीति में जिताए। नेता लोग डरता क्यों है? पार्टी क्यों ज्वाइन करता है? उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारा पब्लिक हमको वोट देगा कि नहीं। पार्टी का टिकट ले लेंगे तो हार जाएंगे, पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसके अंदर में आपको टिकट की जरूरत पड़े, है ना।
आप काम वैसा करो जिसमें कि आपको लोग चंदा देकर जिताए, तो ये भी संभव है। तो कई ऐसे अनुभव के आधार पर हमने महसूस किया कि मैं जो कह रहा हूं कि आज का समय ट्राइबल आंदोलन के लिए सबसे अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि 30 साल पहले से हम समझते हैं, जब हम लोग मूवमेंट शुरू कर रहे थे, उस समय में कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई रोड नहीं था, ट्रेन कम्युनिकेशन नहीं था, है ना, हमारे पास कारें नहीं थी। हम लोग बस में, नरेश दा को पूछे ना कैसे बस में कैसे कैसे जाते होंगे उस जमाने में, बाइक में, बस में। आज का तारीख में हम लोग पास अपनी गाड़ी है ना, यहाँ आने के लिए हम लोग कितना समय लगता है। तो दिस इज द राइट टाइम कोई भी आंदोलन को शुरुआत करने का, क्योंकि आज इंटेलेक्चुअल मास है हमारे पास, थोड़ा पैसा हो गया हम लोग के पास, कम्युनिकेशन हो गई है, मोबाइल हो गई है, आज हम लोग एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। तो ये तो आगे करना क्या है? देखिए, जब मैं छात्र नेता था तो मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई। एक छात्र आंदोलन के दौरान हम काम कर रहे थे, मैं तो गया था झारखंड से पटना, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, क्या होता है जात पात, क्या होता है आंदोलन, हमें तो कुछ पता नहीं था, बट कुछ भावनाएं थी। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र नेता हो गया और एक बड़े आंदोलन हमारे समय हुए। तो एक माले का जो कार्यकर्ता था वो एक रात को मेरे कमरे पर आया और हमको बताया कि भाई सुनिए कि इस आंदोलन को लड़ने के लिए, मैं उससे एक चीज पूछा, 6 महीना हो गया हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ऐसे ही कोई कोई आंदोलन हम 30 साल से करते रहे, कोई कोई आंदोलन हम 10 साल से करेंगे, खत्म होता ही नहीं है, होता है कब खत्म होगा? तो उसने कहा कि आज डायरी दादा शाम को मैं आऊंगा, आप डायरी लिखिएगा और एक पेन रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये आंदोलन कब खत्म होगा। क्योंकि मैं तंग आ गया उससे, कहा कि तो थोड़ा बिहारी भाषा में हम उनसे कहा ये लड़ाइया खत्म कम होगा राम बाबू, है ना। हम तंग आ गए, खाली कहता है कि जुलूसे करो, खाली कहता है कि ताला बंद करो, खाली कहता है रोड जाम करो। तो उसने मुझे बताया, तो पहला उसने फर्स्ट लाइन जो होगा किसी आंदोलन के लिए वो होगा नॉलेज। नॉलेज किस बात की होगी? आपको एक आइडियोलॉजी आपके अंदर में होनी चाहिए, एक विचारधारा, एक सशक्त विचारधारा होगी आदिवासी की। आज मैं कहना चाहूंगा, आज हिंदुत्व की विचारधारा चल रही है कि नहीं? पूरे एक लहर चल रही है, उनकी विचारधारा है, वो अपने समाज के लिए जो कर अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए खराब हो सकता है। उसकी एक विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे कि नहीं? वो सामाजिक आंदोलन चलाते हैं और सांस्कृतिक आंदोलन चलाते हैं। और ये सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को चलाते हुए जनसंघ के 2 MP से आज वो कितना MP हो गए आपके सामने है ना। तो मुझे ये बताइए, आज वो कहां पहुंच गए? राजनीति की चरम सीमा पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और वहां से नीति निर्धारण कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप कोर्ट में लड़ने जाएंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ होते हैं लड़ने के। पहला हो सकता है आपका विधानसभा, मैंने आपका विधानसभा लोकसभा होगा, दूसरा हो सकता है आपका कार्यपालिका होगी, तीसरा होगा न्यायपालिका और चौथा होता है पत्रकारिता, है ना। पहला होता है विधायिका, उसके बाद में कार्यपालिका, उसके बाद में न्यायपालिका, उसके बाद पत्रकारिता। लेकिन इस अंतिम लड़ाई कहां लड़ा जाता है, सो हमको बताइए। इस चारों स्तंभ में अंतिम लड़ाई कहां लड़ा जाता है? अंतिम लड़ाई विधायिका में ही लड़ा जाएगा। और आपके हर कार्यक्रम, क्योंकि मैं जब से मुझे समझ में आई है, मैं बहुत केयरफुल रहता हूं कि हर कार्यक्रम आपका अगर विधायिका के तरफ नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए वो कार्यक्रम बहुत दूर नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी हमें क्या है, सबसे पहले होगा नॉलेज, इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहला होगा, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होगी। इसमें कानूनी नॉलेज की आवश्यकता होगी, आंदोलन की नॉलेज की आवश्यकता होगी, समाज की नॉलेज की आवश्यकता होगी, सांस्कृतिक जानकारी होगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी। दूसरा होगा, जब नॉलेज हो जाता है आपके पास में, तो आपको 4 आदमी को समझाना पड़ेगा, जिसको जनमत बोलते हैं। जो 4 आदमी अगर समझ जाते हैं, 5 आदमी समझ जाते हैं जनमत, तो इसको थोड़े इस तरह के सेमिनार में आप जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बाद नॉलेज, जनमत, जन जागरण में आप जाते हैं। जन जागरण के बाद में आप क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जन आंदोलन। और जन आंदोलन जब खड़ा होता है तो आपको सत्ता परिवर्तन होता है। इसलिए कभी भी आंदोलन का अगर आप जा रहे हैं तो किस स्टेप में इसको जानना हो। अब सवाल यहाँ पर हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, तो मैं ये आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राइबल आंदोलन के अंदर में 3 क्वेश्चन मैंने कहा था कि हमारे समस्या का समाधान कौन करेगा, समाधान कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ता होगा, और शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ करें। तो इसके संदर्भ में हम लोग जितना भी अनुभव के आधार पर
आज हम लोग महसूस करते हैं कि ट्राइबल समाज के पास में समाज आज भी तैयार है। झारखंड के अंदर में कंडूला जैसे पूछिए, जब जब सही आंदोलन हुआ है, बिना नेता का आंदोलन हुआ है, लाखों की संख्या में लोग गांव से निकल कर आ जाते हैं। आज भी झारखंड के अंदर में या ट्राइबल एरिया में समाज तैयार है। जरूरत है एक फॉर्मूले की और एक सही व्यक्ति लोगों की लीडरशिप की। और समाज जो होता है, ट्राइबल समाज जो है, व्यक्तिवादी समाज नहीं है, यह सामूहिक नेतृत्व से चलता है और सामूहिक, इसकी निर्णय भी सामूहिक होती है। तो ये कैसे शुरू होगी, मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए आज का संदर्भ में, मैं झारखंड के संदर्भ में क्यों बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा समाज के प्रॉब्लम के समाधान। झारखंड के संदर्भ में भी इतने सारे चुनाव होते हैं। यहाँ कंडुल्ला जी है, अभी जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कोई नेता या कोई कार्यकर्ता इन पार्टियों का क्या कोई कार्यक्रम चलाता है झारखंड के अंदर में? भाई बोलना नहीं चाहिए। हमारे सीएम साहब भी ब्लॉक ब्लॉक जाके भाषण नहीं देते हैं, कभी भी वो जो है इस तरह के सेमिनार और कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार क्यों बन जाती है? इसलिए वो पार्टी का वोट नहीं है, वो समाज का वोट है। किसका वोट है? अब आज भी मैं कह सकता हूं कि जितने वोट आ रहे झारखंड के अंदर में जेएमएम पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, ये भाई कोई पार्टी का वोट नहीं, किसका वोट है? आदिवासी समाज का वोट है। इसका मतलब है चुनाव कौन लड़ता है? समाज लड़ रहा है। तो समाज बड़ा है या राजनीति बड़ा है? समाज स्थायी होता है या राजनीति स्थायी होता है? तो स्थायी किसको बनाना है ना? देखिए आज भी हमारा रिजर्व सीट में, अगर मैं कहूँ संथाल परगना के अंदर में, मैं संथाल भाइयों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शुरू से और उनसे मेरी बहुत अच्छी पटती है। आज भी अगर संथाल परगना में जेएमएम को अगर वोट मिलता है तो भाई ये पार्टी के नाम पर नहीं मिलता है, डीकू से बचने के लिए वोट दे देते हैं लोग। किससे बचने के लिए? कि दूसरा पार्टी को देंगे तो कौन आ जाएगा? डीकू विचारधारा आ जाएगी, उस विचारधारा से बचने के लिए वोट देते हैं। पिछले 2 चुनाव से मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं, हर एक बूथ को मैनेज कर रहा हूं, पैसे मैनेज कर रहा हूं। हम लोग ऐसे छुप कर जाते हैं और मैं कह सकता हूं कि उरांव बेल्ट में हम लोगों ने पूरा क्लीन स्वीप किया है बीजेपी को। तो वहां पर उरांव समाज का वोट था या कांग्रेस पार्टी का वोट था? उरांव समाज का वोट। तो समाज हमेशा से सशक्त है, समाज हमेशा से तैयार है। तो हम लोगों ने, मैंने एक एग्जाम्पल शुरुआत करी थी इसलिए मैं बता सकता हूँ। देखिए जो चीज को आप किए नहीं है उसको बताना थोड़ा कठिन है ना? अच्छा ये होता है जिस काम को आप किए हैं उसको बताइए, क्योंकि थ्योरियां बोलना और उस काम को करना। तो नेतरहाट आंदोलन में भी हम लोगों ने गांव में जाकर कैसे काम किया था। तो अभी क्या है कि हर गांव में आदिवासी, पहले तो हमको आदिवासी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आदिवासी आपको बनना होगा, विचारधारा से आदिवासी बनना होगा, सर्टिफिकेट वाला नहीं। किससे बनना होगा? तो पहली जो शर्त है कोई भी आंदोलन को सफल होने के लिए, वो क्या है? विचारधारा। क्या है? आपके पास एक सशक्त आदिवासी विचारधारा होनी चाहिए। ठीक है? और सशक्त विचारधारा क्या है? आपको महसूस होना चाहिए कि दुनिया के सबसे उत्तम समाज, विकसित समाज अगर है तो हमारा समाज है। सामूहिक काम करने वाला समाज अच्छा होगा कि नहीं होगा? और हमारे समाज के अंदर में पुरुष और महिला का समान अधिकार है कि नहीं है? हम बेटियों को पढ़ाते हैं कि नहीं है ना? समाज के अंदर में हम लोग, गांव के अंदर में आप देख लीजिए, हमारा कोई कास्ट सिस्टम है? हमारे पास कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। तो ये सारी बात आपको महसूस करना होगा कि आप सबसे उत्तम समाज के। आपको महसूस करना पड़ेगा कि संविधान में 4 अधिकारों में से 3 अधिकार सिर्फ आपको मिले हैं, इसको बचाना पड़ेगा। ये आपके अंदर में ये आग होनी चाहिए। अरे जो आप बार बार कंडुआ से सवाल कर रहे थे, क्यों करें 5th शेड्यूल क्यों चाहिए? तो आप ये अधिकार जो संविधान ये बचाने के लिए आपको उस चीज को लेना पड़े, तो पहले ये महसूस करना होगा, है ना? कि आपको एक, इसको मैं कह सकता हूँ कट्टर आदिवासी कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं उसको? मतलब वो फीलिंग आनी चाहिए। तो वो होने के बाद में, जैसे आज मैं कहता हूँ हिंदुत्व की विचारधारा चल रही है कि नहीं भाई? चल रही है, वो विचारधारा से चल रही है। तो आदिवासी आंदोलन के लिए पहला शर्त क्या है? आदिवासी की विचारधारा। और आपको महसूस करना होगा इन तमाम बातों को। इसके बाद आपको शुरुआत कैसे करनी होगी? आदिवासियों के बारे में हमारा जो पूर्वज लोग जो चला के गए,
वो सही था कि अभी वाला सही है, बताइए। हमारे पूर्वज लोग बहुत सारा परंपरागत ढंग से, चाहे सिविल लॉ हो, स्वशासन हो, खेती बाड़ी हो, है ना, कि जो समझ उनकी थी वो ज्यादा बेहतर थी ना आज वाला है। वो जो कर गए वो बेहतर था, और उसी को हमको क्या करना है, नए तरीके से करना है, आधुनिकीकरण के साथ करना है, लेकिन फॉर्मूला वही सही है। तो हमारा समाज के अंदर में आपको संवैधानिक अधिकार के रूप में पेशा कानून आने के बाद, उससे पहले भी हमारा जहां भी आदिवासी रहेगा वहां पर उनका गांव स्तर पर स्वशासन का व्यवस्था है कि नहीं है, सो बताइए। स्वशासन का व्यवस्था है कि नहीं है? संताल में क्या बोलते हैं उसको, माझी से स्टार्ट होगा, माझी प्रगनत जाएगा। मुंडा एरिया में क्या होगा, मानकी हो एरिया में वो होगा, मुंडा मानकी होगा, तो मुंडा होगा इकाई होगी। अगर मुंडा एरिया में जाएंगे तो उनका होता है पढ़ा सिस्टम होता है, उरांव एरिया में जाएंगे तो पढ़ा सिस्टम होता है। इसी तरह से आप जाएंगे, डोकलो शोहर होता है हमारा, खड़िया समाज में होता है। इसका मतलब है सबसे छोटी इकाई हमारे गांव की कौन सी है, हर गांव में है, ठीक है। तो आज इसके महत्व को हम इसके मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोस्टली हमारे नए जनरेशन के लोग समझते हैं ये बेकार है। क्या समझते हैं? बेकार है। देखिए, हमारा जो किसी गांव में अगर मुंडा है, उस गांव का ग्राम हेड है वो, और ये परंपरागत है या चुनाव वाला है? परंपरागत है। अभी कंडुला साहब बोल रहे थे कि अगला चुनाव जो होगा ना, मुखिया चुनाव और जो भी चुनाव होगा, वो क्या होगा, पार्टी सिस्टम से होगा। और पार्टी सिस्टम से होगा तो गांव दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। और लड़ाई होगी कि नहीं होगी? और कुछ को लोग दलाल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और दलाल लोग उसका खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ट्राइब का जंगल का अधिकार खत्म, माइंस का अधिकार खत्म, है कि नहीं? आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो दिक्कू यही चाहता है। तो ट्राइब को अगर अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ग्राम स्तर में बैठना पड़ेगा, है ना। सभी पढ़े लिखे लोगों को बैठनी होगी, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये छोटी इकाई सामूहिक निर्णय से चलेगी, चाहे हमारा गांव का अगुआ कितना भी बुढ़बा कुरान पढ़ क्यों ना हो। निर्णय तो सामूहिक होगा ना भाई, वो व्यक्ति तो सिंबॉलिक है। और पेशा कानून के अंतर्गत में इसी बात को पहचान दी गई। 243M के अंदर में चुनाव को रोक लगाया गया था, इसीलिए कहा कि प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंडेड इन शेड्यूल एरिया। तो 5th शेड्यूल एरिया, अब एरिया ही नहीं है तो कैसे पैसा लागू होगा, स्वशासन कैसे मिलेगा आपको? लेकिन पहली शर्त क्या है, आदिवासियों का अपना स्वशासन व्यवस्था था बोल के ना आपको मान्यता मिला? आपको था बोल के मिला या आपको ऐसे कोई दे दिया? था इसलिए मिला। तो हमको उस चीज को हमको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? करना चाहिए। आज देखिए, ग्राम स्तर पर 3 तरह के पंचायतों की कंफ्यूजन हो रही है। पहला लोग बोल रहे हैं, वो क्योंकि झारखंड में जब पहली सरकार बनी 2001 में, तो उस समय में बाबूलाल मरांडी जी के समय में ग्राम प्रधान कौन होगा बोल करके उन्होंने ग्राम सभा बनवा दिया और ग्राम हेड का नाम जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। लेकिन उस गजट में लिखा गया कि ग्राम प्रधान का हेड ट्रेडिशनल होगा, जो होगा माझी, परगनैत, मानकी, मुंडा, यथा, है ना, महतो, या अगर सर्वसम्मति से चुना व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है तो। इसका मतलब है कि आपके ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई को मान्यता दी गई है। आज गांव में हमारे साथ समस्या क्या आ रही है कि भाई कोई कह रहा है कि वो सरकारी ग्राम सभा, कोई कह रहा है ट्रेडिशनल ग्राम सभा, कोई कह रहा है फॉरेस्ट राइट वाला ग्राम सभा। अब 3 तरह का ग्राम सभा, 3 को मुंडी हो गया। तो कंफ्यूजन किसके अंदर है? हमारे अंदर है कंफ्यूजन कि भाई कौन सी ग्राम सभा को लेकर चले। तो यही है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आगे अगर हमको सशक्त बनना होगा तो आपको एक आंदोलन खड़ा करनी होगी। उस आंदोलन के अंदर में ग्राम सभा से शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। और ग्राम सभा को मजबूत करते हुए अगर एक ग्राम सभा के अंदर में लोग एक साथ बैठकर निर्णय ले सकते हैं, और तो वो क्या होगा कि हाँ क्या क्या चाहिए, पहले नॉलेज की जरूरत होगी। कुछ लोगों को जैसे एक सेमिनार होगा ऐसे नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर सभाएं करनी होगी। सभा में सामूहिक निर्णय के माध्यम से, क्योंकि झारखंड में हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि योजना भी बनेगा तो ग्राम सभा पारित करेगा। उस ग्राम सभा के सीमा के अंदर बालू का पैसा भी ग्राम सभा को मिल सकता है। फॉरेस्ट राइट के अंदर
जो लकड़ी माइनर फर्श उसका पैसा भी उनको मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम ग्राम सभा को सशक्त करते हैं, एक गांव होगा सशक्त, 2 गांव होगा, इसके बाद में उसका जो 20-30 गांव का एक सभा होता है, ट्रेडिशनल होता है कि नहीं, ये बैठ सकता है। इसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एक साथ अपने विधायिका को, नेता को चुन सकते हैं। मैंने पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में प्रयोग किया। हम लोग लगातार हम फील्ड पर जाते रहे और पहले हमने क्या किया, अपने स्कूल के जितने भी टॉपर लोग थे, अपने ब्लॉक के लोग थे पढ़े लिखे, और अपने जिला के लोग थे, इनके साथ में वर्कशॉप किया पढ़े लिखे लोगों के साथ कि भाई क्या हम समाज को ऐसे ही छोड़ दें या हम पढ़े लिखे लोगों की कोई जवाबदेही होती है। तो सबने महसूस किया कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों की जवाबदेही होती है कि हम इस पर कुछ करना है। फिर हम लोग डिसाइड क्या करें, चुनाव नज़दीक था, हमने कहा कि देखो भाई कि हर हमारे समस्या का समाधान अगर राजनीति से पैदा है तो समाधान भी राजनीति से होगा। इसलिए अगर पढ़ा लिखा आदिवासी समाज, हम स्कूल के टॉपर हैं अपने बैच के, तो हम टॉपर जैसा आदमी खाली नौकरी करते रह गए, और वो जो जितना गांव में बच गया है ना, जितना खेजरा लोग, अब उसके भरोसे हम सोच रहे हैं मेरा भलाई होगा। तो इसलिए जो होगा इंटेलेक्चुअल मास को सामने आया। इसके बाद में लगातार गांव-गांव में हम लोग वर्कशॉप किए और लास्ट में हर एक बूथ मैनेजमेंट तक गए, और हम लोगों ने जो 30 साल से बीजेपी को नहीं हटा पाया था 19 में हम हटा दिए। हमने टारगेट लिया कि 5 साल के अंदर चेंज करेंगे। तो इट इज पॉसिबल, लेकिन जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा गांव स्तर से लेकर के, और उस आंदोलन के अंदर में आपको आर्थिक आंदोलन भी डालना पड़ेगा, शैक्षणिक आंदोलन भी डालना पड़ेगा, सांस्कृतिक आंदोलन भी आपको डालना पड़ेगा। और इस तरह से आपको जब आप राजनीतिक दबाव बना सकेंगे, क्यों आपका नेता आपकी बात को नहीं सुनता है, आपका एमएलए आपकी बात को नहीं सुनता है, इसलिए कि वो समझता है ये तो पार्टी के टिकट से वोट मिला है, आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन आज हमारे प्रखंड, हमारे जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, आज मेरे पॉकेट में 40,000 वोट मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसलिए कोई भी नेता आएगा, हम लोग बोल देते हैं भाई सुनो, आपको इस एरिया में प्रचार की जरूरत नहीं है, आप हमारे ऑफिस में आइए, हम जैसा कहेंगे वैसे होगा। क्योंकि लोग हमारे, बूथ हमारा, वोट हमारा, तो बाकी हमारे ही लोग हैं, तो हम किसी को उठ और बैठ कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो इस तरह से हम, जब आप संगठन को स्टार्ट करेंगे गांव स्तर से, वो ट्रेडिशनल के साथ अगर आप जुड़ेंगे और उससे इकोनॉमी, जैसे अभी हमारे गांव में हमने शुरू किया कि ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने 10 किसानों ने मिलकर 30 एकड़ में मैंगो प्लांटेशन कर दिया, और 5 साल से अब वो फल निकलना शुरू हो गया। लोग 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं। तो सिंगल में तो होगा नहीं, अकेला अगर आप इसी तरह बगान कीजिएगा तो गांव का लोग भैंस और गाय घुसा के सबको खिला देगा। तो 15 आदमी मिलकर कीजिए, एक ही जगह कीजिए, एक साथ कीजिए, है कि नहीं। क्योंकि ट्राइबल इकोनॉमी है सामूहिकता। क्या है, एकला कीजिएगा नहीं सकिएगा आदिवासी एरिया में, सामूहिकता करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी भी सामूहिकता, पढ़ाई पर भी ध्यान देनी होगी, शिक्षा पर भी, साथ साथ में हमको राजनीतिक चेतना भी, इस तरह के अवसर और सेमिनार्स का आयोजन करना पड़ेगा। और तब धीरे धीरे आपको देखना होगा, वोटर लिस्ट को अध्ययन करना पड़ेगा और प्रभावित करना पड़ेगा नेता को। जब तक नेता आपसे नहीं डरेगा, आपके संख्या से नहीं डरेगा, आपके संख्या बल से नहीं डरेगा, तब तक आप जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट भी नहीं मिलेगा, 5th शेड्यूल भी नहीं मिलेगा। सरकार तो जब तक आपके विचारधारा के लोग नहीं आएंगे तब तक विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और हमारा नेता जो है पेट पालने वाला नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड, है ना। तो नीचे से आप निकाल सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं चूंकि आप लोग का जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो ये इसका मैं समाधान देने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। और ये सही में आज का समय है, सारा नॉलेज हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आज हमको इसको कैसे लेना है, शुरू कहाँ से खत्म करेंगे, शुरू होगा ग्राम सभा से, अंत करेंगे विधानसभा और लोकसभा में। और अगर ये रिलेशन हम बना पाते हैं और दबाव बना पाते हैं, तो आपकी बातें विधानसभा में रखी जाएंगी, आपकी बातें लोकसभा में रखी जाती है। दूसरा है, बार्गेनिंग कैपेसिटी होता है राजनीति में। जरूरी नहीं है कि आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बननी थी तो उसको 3 एमपी की जरूरत थी, है ना। शिबू सोरेन के पास कितना एमपी था? 4। कितना था? कितना एमपी था? 4। और घट कितना रहा था? 3। उस समय में
देखिए बोलना नहीं चाहिए, झारखंड पार्टी ने जो भी निर्णय ले किसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। झारखंड पार्टी ने उस समय में झारखंड राज्य मांगना अच्छा समझा या पैसा लेना अच्छा समझा? उस समय में पीवी नरसिम्हा राव जिस समय थे, झारखंड कब का मिल गया होता 81-82 में, तो उस समय में बोलिए कि झारखंड में हमारे आदिवासी, हमारे झारखंड विचारधारा के ही तो 4 एमएलए एमपी थे, 3 एमपी चाहिए था सरकार बनाने के लिए। अगर उस समय वो ये दावा कर देते कि आप झारखंड अलग करेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे और आप नहीं करेंगे तो हम समर्थन नहीं देंगे, तो झारखंड कब मिल जाता? कब मिल जाता? कभी कब मिल जाता, है ना। और हमारे शिबू सोरेन हो सकते हैं हमारे लिए क्या होते, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता होते झारखंड के। लेकिन उस समय में झारखंड पार्टी ने समझा 2-2 करोड़ रुपया लिया जाए, झारखंड को भाड़ में जाने दिया जाए, है कि नहीं। और सभी ने क्या किया, 2-2 करोड़ रुपया लिया। तो कभी आपकी 4 एमएलए भी अगर हो जाए और चारों अगर आपके विचारधारा के हो गए, सरकार किसी के भी रहेगी, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, हमको 5th शेड्यूल दीजिए, हमको ग्राम सभा दीजिए, हमको ये दीजिए। और उसके लिए हमारा जो होगा, जैसे डाटा, हम लोगों ने जब नेतरहाट आंदोलन शुरुआत किया था तो सरकार बोलती थी कि मात्र 30,000 लोग डिस्प्लेस होंगे। कितना बोलती थी सरकार का डाटा था, कितना हजार डिस्प्लेस होंगे, 30,000। कितना गांव होगा, 345। और ये डाटा पूरा चलता था, आर्मी के डिबेट में चलता था, विधानसभा में जब झारखंड सरकार में चलता। हम लोगों ने क्या किया, सारे छात्र उस समय आंदोलन में हर एक गाँव में जाकर के हम लोग अपना सर्वे कर डाला और सर्वे करके नाम लिख करके सर्वे करके लिस्ट बना दी और सर्वे करके ये बताया सरकार को कि 3.5 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे। कितना होंगे, 3.5 लाख। तो आप जो आदिवासी, एक गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में, 4 गांव में, 5 गांव में, कोई डाटा है हमारे पास कि कितना लोग हैं संख्या में, वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, जनसंख्या हमारी कितनी है। हमारा अपना भी एक डाटा होना होगा कि हमारा पॉपुलेशन इतना है, और पॉपुलेशन को आपको वोट में कन्वर्ट करने का ताकत भी होना होगा। और ये झारखंड में मैं देख रहा हूँ एक विचारधारा चली है, भले आज पार्टियों के संदर्भ में है, लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि देखिएगा सामाजिक आंदोलन खड़ा होगा और इंटेलेक्चुअल मास को आना पड़ेगा। तो यही दोस्तों, चूंकि अधिकारों के साथ हम लेंगे कैसे, इसके लिए मैं थोड़े से आप लोगों को मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि आपके ज्योग्राफी, आपके बंगाल, आपके ब्लॉक, आपके गांव के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि हमारा जो है 5th शेड्यूल को लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक दबाव बनाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हमें गांव स्तर पर हमारा जो भी परंपरागत संगठन है उसको हमको मान्यता देना होगा, बैठना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल लोगों को उसकी महत्व को बतानी होगी, और जो भी हमारे अधिकार से ग्राम स्तर पर उसको वहाँ से शुरू करनी होगी, और तब जाकर के आपका एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अन्यथा एक नेता जो होगा पैदा होगा और नेता को खरीद लिया जाएगा और पार्टी से टिकट लेकर आएगा, वो तो पक्का आपका काम नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है आपकी संख्या अगर काफ़ी है, देखिए आज एक एमएलए बनाने में कितना वोट की ज़रूरत है, 1 लाख अगर आप ला सकते हैं तो एमएलए बन जाएंगे भाई। हम लोग तो देख रहे हैं 71,000 में हम एमएलए बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरा का भी तो वोट कटेगा, ऐसा थोड़ा है कि सब वोट एक तरफ आएगा। तो ज़रूरत ये है कि हमें ग्राम स्तर से शुरू करके आपको विधानसभा, इसलिए हमारे झारखंड में जहाँ जहाँ पैसा लागू है, ये डायलॉग प्रचलित है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। कह तो रहे हैं, लेकिन हम इसको चरितार्थ कैसे करेंगे, शुरुआत करनी होगी ग्राम सभा से। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हमने बहुत संक्षिप्त ढंग से बताया कि इसकी भूमिका खाली हमने डाला कि भाई आदिवासियों को कभी जंगल काटने के लिए अंग्रेज लोग ले गए, कहीं बसा दिया, कहीं हम पहले से बसे हैं और जंगल में हम आज़ादी के साथ हम लोग उसका उपयोग करते थे, वो हमारा पार्ट है, जल जंगल जमीन हमारा आदिवासियों का है। लेकिन कई बार जैसे सरकारों के नियम कानून बनते गए, ब्रिटिश के 1927 के फॉरेस्ट राइट एक्ट मैंने उसके बाद कितने अमेंडमेंट हुए, तो कई बार ये क्लैश होता था। कभी किसी को सेंचुरी बना दिया, किसी को पार्क बना दिया, किसी को अभयारण्य बना दिया, किसी को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, किसी को कुछ फॉरेस्ट बना दिया। अब इतने कानून लगा दिए गए कि ट्राइब के साथ क्लैश होते थे। अब इसको कैसे संरक्षित किया जाए, फॉरेस्ट के अंदर में कुछ ज़मीन भी हमने काट के बनाई, या बरसों से हम उसको जो प्रति ज़मीन था हम उसको खेती कर रहे हैं, सरकार बोलती है जंगल का ज़मीन ये तुम्हारा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को सेटल्ड करने के लिए 2006 में या आपको अधिकार देने के लिए
ये फॉरेस्ट एक्ट आया जिसके अंदर में जमीन जो है उसके अंदर में पट्टा, लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा? ग्राम सभा लेगा, और ग्राम सभा आ गया ना। इसका मतलब है आदिवासी इस धरती में रहेगा, उसको अधिकार चाहिए, तो उसको हमेशा से नियमित रूप से किसकी बैठक होनी चाहिए? क्योंकि आदिवासी समाज मीटिंग कैसे करता है? जब जरूरत पड़ेगा तो ढोल बजा के कॉल करेगा, यही ना होता है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको हो सकता है कि 3-3 महीना में या 6-6 महीना में बैठना ही पड़ेगा। बैठना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ तक कि झारखंड का जो 2001 का पंचायत अधिनियम है वो कहता है, देखिए हम लोग उसको मानते नहीं, वो गलत है, लेकिन उस पर ये भी है, अगर 3 महीना के अंदर में कोई भी ग्राम सभा की बैठक या पंचायत की बैठकें कोई मुखिया अगर नहीं कर रहा है तो 3 महीना के में अगर नहीं करता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, एसडीओ साहब हटा देंगे। इसका मतलब है हमारे ग्राम सभा की बैठकें कितने दिन में होनी चाहिए? कम से कम 3-3 महीना में तो होना ही चाहिए, लेकिन जब जरूरत होगा तब हम उसकी बैठक बुलाएंगे, है ना। तो कभी कभी 2 साल तक जरूरत नहीं पड़ता है, कभी 3 साल तक जरूरत नहीं पड़ता। अभी तक हमारा जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं थी, ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं, वो सिविल कोड का काम करती थी, है ना। लेकिन अब हमको सिविल कोड के साथ साथ में डेवलपमेंट का काम को भी उसमें लेना पड़ेगा, जिसमें इकोनॉमी, जैसे हमने एक एग्जांपल किया, मेरे गांव के अंदर में कंडुला जी गए थे कि जब मुझे लगा पूरा बंजर जमीन था, कहीं नदी नहीं, पानी नहीं, हम लोगों ने ग्राम सभा करके इस बात को मैंने बताया लोगों को कि भाई देखो यहाँ कुआं लिया जाए, तालाब लिया जाए, और हमारा जो बंजर जमीन है इसमें हम लोगों ने ट्राइब के लिए कहा नीचे वाला जमीन में, ये तो बंगाल है, यहाँ तो पानी है, कि हर एक घर का एक तालाब होना चाहिए, हर एक घर का बंजर जमीन में बगीचा होना चाहिए। और अभी हमारे गांव में स्टार्ट किया, सब लोग मुझ पर हंसे कि यार सूखा टाण में आम का पेड़ लगाए, बैल बकरी खा जाएगा, लेकिन मैंने 2 साल बचाया, हिम्मत से कांटा तार लगाया। बाद में एक एनजीओ आ गई और आज हमारे गांव में 35 एकड़ पर आम का बगीचा लगा है, करीब 3500 पेड़ है ना। हर किसी परिवार का 400 पेड़, किसी का 500, किसी को 1.5 लाख पैसा मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है, जिससे हमारे बाप दादा लोग 30,000 नहीं कमाए थे। अब हम लोग आ रहे हैं, मिल्क उत्पादन में उतर रहे हैं, सामूहिकता, मेरा नहीं, जो होशियार है पूरे गांव के लिए प्लानिंग करेगा, वो सबके लिए करेगा। क्योंकि अगर आपका खेत बीच में है और चारों बगल में सबका खेत हो गया तो आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? लेकिन 1 लाख घेरा करके देख लीजिए, आप नहीं बचिएगा। तो इकोनॉमी को भी अब हम मिल्क उत्पादन में अपने विलेज के अंदर में हम उतर रहे हैं कि हर गांव, हर घर का क्या होना चाहिए? गाय तो होना ही चाहिए। क्योंकि जल जंगल जमीन की बात अगर हम करते हैं, इकोनॉमी को भी, तो ग्राम सभा के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि देखिए भाषण सुनते सुनते लोग अब क्या हो गए हैं, थक गए। अब क्या बोलते हैं, कुछ राशन का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर आपके मीटिंग में और आपके भाषण में अगर लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा है तो कितना दिन आपका पीछे घूमेगा आदमी? बहुत दिन आपका पीछे नहीं आने वाला। इसलिए हमारे पास में अगर एक सशक्त विचारधारा है, उसके अगली कड़ी हो गई योजना। एक विचारधारा के बाद क्या होता है? योजना। योजना में राजनीतिक योजना होगी, सामाजिक योजना होगी, आर्थिक योजना होगी, उसके बाद होगा कितना दिन। जैसे हमने 19 में मैंने शुरू किया, 5 साल के अंदर बीजेपी को हम कबाड़ेंगे, और 19 में हमने कबाड़ा। तो 5 साल का टाइम दे, हर 5 साल में आप राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा होता है कार्यक्रम चलाने होंगे लगातार आपको, कार्यक्रम चलाने के बाद में लोगों तक पहुंचना है, और लास्ट में संगठन। कई बार क्या होता है, पहले संगठन बनता है, लेकिन मानकर साहब के बुक में मैंने पढ़ा, पहले क्या होना चाहिए? विचारधारा। क्या होना चाहिए? पहले 5 लोग संगठन बना लिए, विचारधारा है ही नहीं, 6 महीने के बाद झगड़ा हो जाता है कि नहीं? कोई योजना आपके पास है ही नहीं, कोई आपके पास में लक्ष्य है ही नहीं, टाइम लिमिट है ही नहीं, कितने साल तक चलेंगे, कार्यक्रम क्या चलाएंगे, और लास्ट में होगा, इसके बाद होगा आपका संगठन को सशक्त बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चूंकि कंडुला दा लोग विद्वान लोग हैं, है ना, तो इनके साथ में नॉलेज पार्ट इन लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, और मेरा जो ज़्यादा पार्ट रहता है, मैं अपने एरिया में मैं थोड़ा संगठनात्मक या आंदोलनात्मक संगठन पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य करता हूँ, और आप लोगों ने बहुत शांति से सुना। मैंने आपका आंसर दे पाया नहीं पाया, लेकिन जितना मैं समझ सका, क्योंकि कोई आंदोलन को, कोई नॉलेज समझने के लिए भी, मैं कंडुला जी से बात कर रहा था, 20 साल 30 साल लग जाता है माइक में खड़ा होकर बोलने के लिए, कि आप लोगों को बता पाए, समझ पाए। इसलिए हमारे समाज के अंदर में सच में लगातार सेमिनार आएंगे, लगातार मीटिंग में आएंगे,
हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, धीरे धीरे आपको समझ में आती चली जाएगी। तो आज मैं यहाँ पर आपका यूनाइटेड फोरम ने जो एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप रखा है, मैं कह सकता हूँ सेमिनार रखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे भी लगातार सेमिनार को रखें और इस तरह से लोग आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, संबंध होगा। कंडोला जी से हमारी बातचीत हुई तो मैंने यही कहा कि दादा उड़ीसा के लोगों से तो हम लोग थोड़ा मिलते जुलते हैं, बट लगता है बंगाल में भी एंट्री मिल रहा है हम लोग को मिलने जुलने का। देखिए बंगाल में हम लोग काम करने वाले नहीं हैं, बंगाल में आप ही काम करेंगे, लेकिन एक संपर्क तो हो सकता है। आपने जो अच्छा काम किया हमें बता दीजिएगा, अगर हम कुछ अच्छा काम किया तो आपको बता देंगे। दोनों भाई जो अच्छा अच्छा होगा उसमें एक दूसरे को ले करके चल सकते हैं, और हो सकता है कि लोकसभा में अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों भाई मिलकर दबाव दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना स्पीच अंत करता हूँ। धन्यवाद। অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সন্তোষ কুজুরকে। এখন আমি মাইক তুলে দেবো আমাদের বিজন চন্দ্র টুডু, ওয়ার্কিং কনভেনর, ইউনাইটেড ফোরাম অফ অনার্স অর্গানাইজেশন। আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের অন্তর্ভুক্ত দুজন সংগঠনের আমরা নেতৃত্বকে পেয়েছি। একজন হচ্ছে মুন্ডা সমাজ সমিতি থেকে বলরাম মুন্ডা, আপনি চলে আসেন, আপনাকে আমরা সম্বর্ধনা এখানে ইউপা তরফ থেকে দিতে চাই। এছাড়াও বিষম আদিবাসী আওতার প্রেসিডেন্ট রবীন সরেন, আপনিও এখানে চলে আসবেন। মুন্ডা সমাজ সমিতি থেকে বলরাম মুন্ডা। আমাদের অন্যান্য ভারত জায়গা থেকে বা বহু সমাজ থেকে যদি কেউ এসে থাকেন আমাদের সঙ্গে একটু দেখা করবেন, কারণ আমরা 50টি গণ সংগঠনের যে অন্তর্ভুক্ত যারা আছেন প্রত্যেকেই আমরা সম্বর্ধনা দেব এখানে। তো ইতিমধ্যে যিনি মুন্ডা সমাজ সমিতি থেকে এসেছেন এবং প্রতিনিধিত্ব করছেন তাকে আমরা উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। রয়েছেন আমাদের বলরাম মুন্ডা। এরপর বিষম আদিবাসী আওতার তরফ থেকে যিনি সেন্ট্রালের প্রেসিডেন্ট, তো আমাদের ইউপা ইউনাইটেড ফোরাম অফ বাংলাদেশ অর্গানাইজেশনের অন্যতম জয়েন্ট কনভেনর রবীন সরেনকে আমি অনুরোধ করব আপনি এখানে চলে আসুন, এবং আমাদের ইউপা তরফ থেকে তাকেও আমরা সম্বর্ধনা জানাবো এবং উত্তরীয় এবং ব্যাচ করিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল থেকে কেউ যদি এসে থাকেন আমাদের সঙ্গে একটু কাইন্ডলি দেখা করবেন। ভারত জাকাত কঠোর আওতা থেকে, সান্তাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে বা অন্যান্য যে সংগঠন থেকে যারা এসেছেন, বড় সমাজ থেকে, প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও তরফ থেকে কেউ যদি এসে থাকেন আমাদের এখানে বুবুলবাবু আছেন বা আমাদের ওখানে যারা দায়িত্বে আছেন শৈলবাবু আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলুন। এরপরে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা যাচ্ছি। বুবুলের হাতে আমি দায়িত্ব অর্পণ করছি। এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বা ফিফথ শিডিউল নিয়ে কথা বললেন আমাদের माननीय डॉक्टर संतोष कुजूर महोदय। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हम लोग का आलोकपात किया ये वाला प्रॉब्लम क्या, कैसे हम लोग इससे रिकवरी पा सकते हैं और कैसे अपना समाज को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत आभारी आपको व्यक्त करता हूँ। तो এখন অনেক অনেক কিউরিসিটি হতে পারে, এর আগে আমরা কান্টুলা স্যারকে কোশ্চেন আনসার করলাম, অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাঞ্চ টাইম প্রায় হয়ে গেছে, কিন্তু লাঞ্চটা করব না কারণ মিনিট 20 একটুখানি বাকি আছে। তাই আমাদের লাস্ট বক্তা মাননীয় নরেশ মুর্মু মহাশয় এখানে রয়েছেন, ইন্টারন্যাশনাল সান্তাল কাউন্সিলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আমরা এই জন্য ঠিক করছি যে
আমরা লাঞ্চ করার পর স্যারেরা থাকবেন তখনই কোশ্চেন অ্যান্সারটা করব। তাই আমাদের বক্তা এখন মাননীয় নরেশ মুর্মু মহাশয়, আপনাকে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে অনেক অনেক সাদর আমন্ত্রণ। লিঙ্ক চালাওয়া করাবেন। তো উনি ওনার আন্দোলন, ওনার দৃষ্টি বা ওনার যে ভিউ আছে, পয়েন্টেড ভিউ, উনি আপনাদের সামনে বলবেন এবং আমরাও অনেক কিছু জানবো। কিন্তু তার আগে ওনার দু একটা কথা বলতে হয়। আপনারা হয়তো অনেকে শুনেছেন অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আজসু, তার কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মানে ইনি। আজকে যেটা সারা ঝাড়খণ্ড রাজ্য জুড়ে আজকে যেটা ছড়িয়ে আছে আজসু, সেই আজসু মেন কর্ণধারী ইনি। যেভাবে বেতন বাবুরা মিলে কল্যাণ সমিতি তৈরি করেছিলেন এবং রবি বাবু দীর্ঘ 2007-8 সাল থেকে বিষম আদিবাসী নৌকা তৈরি করে সারা পশ্চিমবঙ্গের 5-6টি জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছে। সারা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে নরেশ বাবু, এরা একটা কথা না বললেই নয়, তারা একটু বলে দিই। পুলিশ একবার, ঝাড়খণ্ড পুলিশ তখন ছিল বিহার, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন চলছিল, এনার তিনতলা বাড়ি পুরো ঘিরে রাখা হয়েছিল। উনি কিন্তু সেই সময় আমরা চিন্তা করি তিনতলার বাড়ি থেকে ঝাঁপ মেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ ওকে খুঁজেছিল এনাকে জঙ্গলের মধ্যে, ঠিক যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছিলেন দেশের জন্য। সেই ধরনের আন্দোলন তার মুখ থেকে শুনেছি, তার কথা শুনেছি এবং তিনি নিজেই বলবেন আমাদের এই পথ কিভাবে আমরা এগিয়ে যাব। তাই সবাই মিলে আরো একবার জোরে হাততালি দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার কাউন্সিলের মাননীয় ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নরেশ মুর্মু মহাশয়। कोई भी चलेगा, बांग्ला हिंदी है ना ना चलবে। আজ এই দুর্গাপুরের সভাভবনে উপস্থিত আমার রাঁচি থেকে এসেছেন যিনি ইমিল কান্ডুলনা, খুবই অভিজ্ঞতা ইনার আছে। আমাদের সাথী সন্তোষ কুজুর, এই মঞ্চে যিনি অধ্যক্ষতা করছেন রামদাস কিস্কুজি, আর আমার সঙ্গে পাশে বসে আছেন বুবুন মান্ডি, আমার ছোট ভাই। যেহেতু আমার অনেক কিছু পরিচয়, আমি অভিনয় ক্ষেত্রেও অনেক কিছু করিনি, কিন্তু যা কিছু করেছি আমরা আজকে এরা অনুকরণ করছে। তারপরে আমি বিশেষ করে মিতন টুডুকে ধন্যবাদও জানাবো এবং কৃতজ্ঞতাও বোধ করব যে উনি আমাকে প্রায় 15-20 বার তো নিশ্চয়ই ফোন করেছেন এবং ইনি আমাকে বলেছেন কি আপনাকে তো আসতেই হবে। আমি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে 5 টাইমস জেল গেছি, 5 টাইমস, এবং নট অনলি ইন যেটা আজ ঝাড়খণ্ড দেখছেন আপনারা, আমি 2-3টা রাজ্যে জেল গেছি, আলাদা রাজ্যের লড়াই। তাই নিশ্চয়ই একটা অনুভব, এক্সপিরিয়েন্স তো আছে। আমি मितन टुडू के एखोनी बोलছিলাম, मैं बांग्ला में बोलता हूँ तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि सब अधिक समझेंगे। এটাই বলছিলাম, অনেক জায়গায় ঝাড়খণ্ডে হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গলে হোক, উড়িষ্যাতে হোক, আসামে হোক, যেহেতু আমি যেটা বুবুন বাবু বললেন ইন্টারন্যাশনাল সান্তাল কাউন্সিলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, যার কারণে আমি কেবল ইন্ডিয়াতে নয়, ইন্ডিয়ার বাইরে নেপাল, বাংলাদেশ, তো অনেক কিছু বিষয়ে আমাদের সমালোচনা বা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু আমার যাটুকু জানা এই 1 ঘন্টা বা 20 মিনিটে না, একদিনে হবে না, কোনো মতেই হবে না।
দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আজকে বেসিক্যালি উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট আওয়ার রাইটস, আমাদের অধিকারের বিষয়ে আমরা চর্চা করছি। অধিকারের বিষয়ে চর্চা করছি মানে আপনাকে সংবিধান জানতে হবে। সংবিধান না জানলে आपका अधिकार, আপনার অধিকার जानते पारबेन ना। तो संविधान है क्या, पहले तो यह समझना होगा आपको संविधानটা কি এবং সংবিধান নির্মাতার মধ্যে কাদের কাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল, যার কারণে আজ আমরা বলতে পারছি, পড়তে পারছি, চাকরি করছি বা একটা স্থানে এসেছি। কাদের কারণে এটাও জানতে হবে। কেননা আমি বারবার বলি, যে জাতি সমুদায় নিজের ইতিহাসকে ভুলে গেছে, নিজের ইতিহাস জানে না, তো সেই সমুদায়ের অস্তিত্ব বাঁচা থাকবে না। তো এখন আমি বলছি সংবিধানটা কি। যেহেতু আমিও অনেক ব্যস্ততায় থাকি, কালকে আমার 3টা ডিস্ট্রিক্ট, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর আর মালদা, 3টা ডিস্ট্রিক্টের একটা গেট টুগেদার বলুন, সম্মেলন বলুন, বিরাট বড় আয়োজন হয়েছিল। তো যার কারণে ওখানে লোকের সঙ্গে আমাকে ছাড়ছেই না। তো 12:30টা রাত বেজে গেল, 1টা পরে আবার 3:30টা, যেহেতু মিতন বাবু বারবার বলছেন কি আপনাকে আসতেই হবে। তো যাই হোক, আমি আছি সংবিধানে। संविधान आखिर है क्या, तो मेरा कहना है संविधान है आपका शरीर। जो शरीर जितना है ना, अंगुली है, हाथ है, पैर है, अंगुली है, ये संविधान है शरीर। और लोकतंत्र है आपका आत्मा। हमने आर्टिकल बहुत पहले लिखा था, शायद 2006-7 में, संविधान हमारा शरीर तो लोकतंत्र हमारी आत्मा। तो संविधान एक बार पढ़ने से नहीं होगा। संविधान एक दिन पढ़ले বা যেরকম আমরা জেনারেল স্টাডিতে ক্লাস করি, একদিন পড়লে বা দুদিন পড়লে বুঝবো, নো নো নো। এই যে আমাদের বোনেরা আছে, কাঁসা লটা জাহাতিনে এম গাসাওয়া উনগে ঝালকা আ, কথা বুঝছেন তো? কাঁসার যেটা ओ बाटी हो, लोटा हो, जितना रगड़िएगा उतना चमकेगा। तो संविधान को भी तब समझ में आएगा जब जितना पढ़िएगा। इसलिए हम बोलते हैं 1-2 बार नहीं, अंततः 20 बार पढ़िए, क्योंकि आत्मा की बात है। संविधान वो चीज है, बेजुबान लोगों का भी बात समझना होगा। वही है संविधान, जो बोल नहीं पाएगा, जो लिख नहीं पाएगा, जो देख भी नहीं पाएगा, जो सुन भी नहीं पाएगा, उसके भावना को समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा संविधान। क्या सर हम गलत बोल रहे हैं? यह है संविधान। तो संविधान निर्माताओं में 2 बड़ा हस्ती है, और उन्हें गानी घेट गु का घेट माटी ढर के ना अद घेट रहा समय हो बचुआ नोते बाको में ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमारे पास काफी कुछ है, हमारे बोलने का समय उतना नहीं है, अनेक कम समय আপনাদেরও খিদে লেগেছে। তো সংবিধানে 2 জন महत्वपूर्ण लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड जयपाल सिंह मुंडा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशली বেশিরভাগে দলিত সমাজের কথা বললেন। अच्छा, আর জয়পাল সিং মুন্ডা আদিবাসী সমাজের কথা বললেন। দুটো কথা আলাদা আলাদা। তার জন্য আগে আপনাদের ভাবতে হবে কি আপনারা কে। আপনারা যে বসে আছেন, আপনারা কে? আমি বলছি না,
সুপ্রিম কোর্ট বলছে, সুপ্রিম কোর্ট আমি বলছি না कि आप लोग ही यहां का मूल निवासी है, बाद बाकी लोग बाहर से आया हुआ आदमी है। क्या सर? तो ये आपको समझना होगा कि हम क्या है पहले तो, चूंकि आपको ही समझ नहीं है, इसलिए मालिक के मानसिकता आपको डेवलप करना होगा। हम मालिक है, जब तक मालिक का मानसिकता आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तब आप उस हिसाब से हुक्म नहीं लगा सकते, उस हिसाब से आपका अधिकार को छीनने का ताकत महसूस नहीं होगा। चूंकि अंतर क्या आपको बता रहे हैं, तला तला तो संताल तो ही रोड़ेत गया, बीच बीच में हम संथाली भी बोलते हैं। आम यदि जो तीयु सनायक मेया इन्हें का लाफांग रिया जो उयहर करते आम दो ओना उयहर में आमा उयहर के तम यदि लातार रिया बंग तला रिया ताहेना इन्हें का इन्हें गेम छुटा, और जहां तिस लाफांग रिया के तम उयहर ताहेना इन्हें का जो जस्तिम छुटा तला रिया बंग का लातार रिया हम न्यामा। नोआ अडी मारंग कथा करना। तो आदिवासी समाज और दलित समाज आज जो संकट है देश में, केवल झारखंड और उड़ीसा और या बंगाल में नहीं, ये दोनों महानुभावों को पता था, अंबेडकर को भी पता था और जयपाल सिंह मुंडा को भी पता था कि आने वाले पीढ़ी का क्या दुर्दशा होगा। इसीलिए वो लोग ने बात रखा था कि रिजर्व सीट में, जो भी रिजर्व सीट है एमएलए एमपी का रिजर्व सीट में वोट देने का भी अधिकार उसी रिजर्व कैटेगरी को मिलना चाहिए। क्या सर? पर दुख की बात है, मैं जिस गांधी जी को हम प्रणाम करते हैं उन्होंने उपवास में बैठ गया। वो तो समझ गया अगर वो लागू होता जो अंबेडकर और मुंडा जी का सोच था तो आज ये जो देहाती में कहावत है, नामे भालुक छा और पीठे रोवा नाई, मतलब भालू तो है मगर कोई उनका बालूल नहीं है। आज हमारा एमएलए एमपी का वही हाल है, चूंकि जीता रहा है कौन? आप नहीं जीता रहे हैं। क्यों नहीं जीता रहे हैं? आप तो माल लेके वोट ले रहे हैं। बैठा है दिक्कू लोग खेला खेल दे रहा है, वो इधर इधर मांझी, इधर संताल, इधर ए समीकरण, ए समीकरण, इधर फोड़ो, बस वो 15% है, उससे भी कम है, मार खेला खेल दे रहा है। इसलिए आपका जो जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी बोबा रहता है, अंधा रहता है, बारा रहता है, वो पार्टी लाइन छोड़ के कुछ नहीं बोलेगा। आपका समाज भाड़ में जाए, आपका जंगल छीना जाए, आपका जमीन छीना जाए, आपका मां बहन का इज्जत लूटा जाए, कुछ नहीं बोलेगा वो। चूंकि पार्टी, वो जो आप लोग अगर देखे होंगे शहर बाजार में जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, तो घोड़ा का दोनों तरफ आंख को बंद किया हुआ रहता है और सीधा ही चलेगा। वही हाल है हमारा एमएलए एमपी का। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? यही हाल है। तो इसीलिए क्या क्या बात हुआ था आपको बता रहे हैं। हम खासकर शायद मैक्सिमम आदिवासी समाज के ही लोग आए होंगे, इसीलिए हमारे जयपाल सिंह मुंडा बोला था कि यू डोंट टीच द ट्राइबल पीपुल अबाउट डेमोक्रेसी बट यू हैव लर्न द डेमोक्रेसी फ्रॉम द ट्राइबल पीपुल। कि लोकतंत्र तुम हमको मत सिखाओ, लोकतंत्र तुमको हमसे सीखना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोला था कि हमको शेड्यूल ट्राइब नहीं,
हमको आदिवासी ही चाहिए, आदिवासी का नाम ही चाहिए संविधान में, वो बार बार बोला आदिवासी शब्द लिखो, इंडिजिनस लिखो, मगर दुर्भाग्य है आज तक आदिवासी हम नहीं लिखा सके। आज अगर आदिवासी लिखा जाता, देश के संविधान में आदिवासी लिखा जाता, तो उस स्थिति में हमारे ऊपर में आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूएनओ ने निर्णय लिया है, जहां से पूरा देश विदेश मतलब पूरा विश्व कंट्रोल होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि लोग जानता है कि दुनिया अगर बचेगा, चूंकि दुनिया तो प्रकृति है, दुनिया अगर बचेगा तो आदिवासी का दर्शन से ही बच सकता है, वो पहाड़ हो जंगल हो। इसलिए यूएनओ में डिसीजन हुआ है, 90 के दशक से ही यूएनओ सोचने लगा और उसमें यही निर्णय हुआ है कि जहां जहां भी आदिवासी है, जो भी देश में आदिवासी है, यू शुड गिव देम सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स। जहां जहां भी आदिवासी है उसको आत्मनिर्णय का अधिकार देना होगा। इसलिए भारत सरकार क्या रिपोर्ट देता था, अभी भी उसी तो थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ा है, बोलता है देयर आर नो आदिवासी इन इंडिया, देयर आर शेड्यूल्ड ट्राइब। आदिवासी इंडियंस नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, बोलता है। आज 2011 का ना जजमेंट है सर, जो मूलवासी का बात, 2011 में सुप्रीम कोर्ट जो काटजू का जजमेंट आया कि यही लोग इस देश का मूल निवासी है, डीएनए रिपोर्ट आया, बहुत सा आंकड़ा आया, ब्रिटिश लोग बोल के गया, न्याय व्यवस्था में बाहर से आया हो लोग लायक नहीं है, वो लोग लोभी है और हम लोग नेचर का पुजारी है। तो आज कोई भी एमपी की आप संसद में बात उठाया, जब संविधान में संशोधन हो सकता है, क्या 2011 का जजमेंट आने के बाद कोई भी संसद में आवाज उठाया कि हमको पुनः इंडिजिनियस के रूप में वर्णित किया जाए, आदिवासी के रूप में? कोई एमपी उठाया? तो फिर क्या होगा? यही तो दुर्भाग्य है, यही है दुर्भाग्य। इसीलिए सबसे पहले हम इसलिए 2 लीडर को मानते हैं आदिवासी में, हम 2 ही लीडर को मानते हैं। क्योंकि मैं भी क्रांतिकारी हूं, मैं भी अलग राज के लिए 5 बार पर जेल गया हूं। मैं तो इनको बोलता हूं, कोई अगर ये बोलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सरकार अलग राज हुआ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं जी नहीं। मैं एक किताब भी लिखने वाला हूं, इसलिए झारखंड आंदोलन का वहां पर मैं इन लोगों को बोलता हूं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते अगर राज बनता तो सबसे पहले उसी को केंद्र सरकार बुलाता, सबसे पहले वार्ता के लिए उसी को केंद्र सरकार बुलाता, मगर उसको नहीं बुलाया, क्योंकि हम लोग ने वो लड़ाई लड़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग हिला के रख दिया। और 2 कारण से अलग राज बना, माने बुनियाद जो बना अलग राज बनने का, एक है वर्ल्ड बैंक, नाम सुने हैं ना वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक हाथ उठा दिया, बोलता है कि झारखंड का समस्या जब तक समाधान नहीं होगा मैं कोई फंड नहीं दूंगा। उसमें देश के गृह मंत्री थे एसबी चौहान। हमारा मित्र एक सुदाम मांडी का नाम सुने होंगे, जो उड़ीसा के बड़े लीडर है, हमारे साथ जेल भी रहा है। हम उस दिन अब धीरे धीरे बोंगा हर कनाबो जानतार बोंगा काडा को बोंगा एक कना और चतान खोली आणगो हजुग कना जामदा ब्लॉक मयूरभंज रे सुदम बाबू मेताय कना झारखंड दो हुयुग गया, कोई माइकलाल झारखंड बनने से रोक नहीं सकता। अपे बापे पतिया इन दो जा कटुक को माया मोटो कतिन बोंगा का खोरसवा जहां को गोजा कंता बना आदो ओनाते मणान नाम थे कॉन्फिडेंस
आपके पास ऐक्य द्वारे पति द्वारे डेवलप हुआ कि हमको कर सकते हैं। हम पति द्वारे ऐक्य द्वारे हो चुका तो बाय करना। और जहां लगे जनता बोंगा को आंगो है ना 7 बजेगा एक पूजा होता है सर, उड़ीसा का जमदा ब्लॉक में एक पहाड़ का पूजा होता है। तो हम लोग जेल से निकले 90 मोटा मोटा 89 की बात है, जिसमें 48 घंटा बंद। तो वहां काला बलि होता है बहुत बड़ा पहाड़ में। तो हम और सुदम मंडी उतर रहे थे, हमने बोला कि हर हाल में झारखंड होगा, अवश्य में भी झारखंड। दूसरे दिन पेपर में एसबी चौहान का पुणे से गृह मंत्री थे कि एकमात्र समाधान अलग राज। तो वर्ल्ड बैंक का स्थिति हम लोग ढीला कर दिया। और टाटा कंपनी का नाम सुना है ना, इतना बड़ा गाड़ी उड़ी। टाटा कंपनी जो रॉ मटेरियल से स्टील बनाता है, और अगर 5 दिन अगर में हम लोग को नहीं बुलाता केंद्र सरकार तो उसका चिमनी बंद हो जाता। चिमनी यदि बंद होता तो कई हजार करोड़ का नुकसान होता। तो टाटा दबाव दिए उधर से, वर्ल्ड बैंक दबाव दिया उधर से। उसमें राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करता था। और हमारे नौजवान 1,500 की संख्या में गुमला लोहारदगा में राजीव गांधी को काला झंडा दिखाया एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसमें सुमति उरांव भी मंत्री थी, जो कार्तिक उरांव को वाइफ। तो प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाना, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि हम पैसा नहीं देंगे, टाटा कंपनी बोलता है कि मेरा चिमनी बंद होगा। यही है रणनीति, तब दबाव बनता है। तब राजीव गांधी बोला, जब लाठीचार्ज करने के बाद आया, राजीव गांधी खुद खड़ा हो गए, बोला कि नहीं। सुमति उरांव को बोला, नौजवानों को दिल्ली बुलाओ, समस्या क्या है। हम ही लोग थे पहला वार्ता के लिए। शिबू सोरेन को नहीं बुलाया, एनी हीरो को नहीं बुलाया, बाबुल सुब्रमण्यम को नहीं बुलाया, बल्कि हम लोग बोले कि सर ये लोग भी लड़ाई में भागीदारिता है, ये लोग हम लोग से सीनियर है, ये लोग हम लोग से गुरुजन है। नहीं तो हम लोग को बोला था अरे लड़का लोग पॉपिंस खाने गया है, कोई बोलता है बिस्कुट खाने गया। ये सच्चाई है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, हकीकत यही है। इसीलिए हम बोलेंगे, चूंकि अभिनय की दुनिया में भी हम रहे हैं, हमारा कैरेक्टर उसी रहता था। उसी में हम बार बार बोलते थे, सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड पीपुल कैन फाइट फॉर देयर राइट्स, कैन फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, बट दे डोंट हैव प्रॉपर गाइड। কথা বুঝলেন তো? মানে যারা সাপ্রেস্ট, মানে আমরা আদিবাসী সাপ্রেস্ট, সাপ্রেস্ট আর অপ্রেস্ট, মানে যারা উৎপীড়িত, যারা নিচে আছে, তারা লড়াই লড়তে পারবে, সরকারের এগেন্সে হোক, ওদের অধিকারের জন্য হোক, বা কোম্পানির এগেন্সে, কিন্তু ওদের প্রপার গাইডেন্স দরকার। আমি মিথুন বাবুকে বলছিলাম একদিন, এখানে আমি পশ্চিমবঙ্গ 2017 থেকে ঘুরছি। 2017 যেমনি সিএনটি এসপিটি অ্যামেন্ডমেন্ট করলো রঘুবর সরকার, বিজেপি সরকার, হঠাৎ দেখা হয় ইকো সেন্সিটিভ জবদনবা পাহাড়, ওখানে পূর্ণেন্দু বসু মন্ত্রী গেছিলেন। পূর্ণেন্দু বসু যেমনই আমার বক্তৃতা শুনলেন, বলছেন আপনার রকম লোকের দিদির দরকার। আমি বলছি আমি কি ভাই, আমি তো পঞ্চায়েত সমিতিও নই, চেয়ারম্যানও নই, মুখিয়াও নেই কিছু। না না, আপনার একটা ভিশন আছে। 2017-তে প্রথম নবান্নতে মমতা ব্যানার্জি 1.5 ঘন্টা আমার সঙ্গে কথা করেছে। আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম ভারত জাকাত মাঝিপাড়া মাহালের নিত্যানন্দ হেমব্রম, রাবণ দাস, মানে ভারত জাকাত মাঝিপাড়া থেকে কমসে কম 5 জন। আমি নিয়ে গেছিলাম প্রেমচন্দ মুর্মু, নিয়ে গেছিলাম এক্স স্পিকার বিহার দেবেন্দ্র চম্পিয়া, মানে হো সমাজ। আমি নিয়ে এসেছিলাম আসামের যে আমার ইন্টারন্যাশনাল সান্তাল কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট পৃথ্বী মাঝি, যে এমপিও থেকেছেন, যে মিনিস্টারও থেকে আসামে, যে স্পিকারও থেকেছেন। আমরা 19 জন কথা বললাম। তারপরে থেকে আমার পরিচয় হয়, আপনার আলোপন বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ সেক্রেটারি বলুন, মলয় ঘটক বলুন,
বা বেচারাম মান্না মানে বিভিন্ন আপনাদের মন্ত্রী আমাকে পার্সোনাল ভাবে জানে। আমি বারবার ওদেরকে বলি, স্যার আপনারা তো আমাদের লোককেও মন্ত্রী করেছেন, কিন্তু সবার দাঁত ভাঙা, তো দাঁত ভাঙাকে কে ভয় করবে? বীরবাহা ভাই মেতাব দেয়া, তুমি তো ছিলে। আরে যা নাম চেকা বাম চেকায় জাহের রে বিটি সাজ্জম দারে বলছো ওনার হয়েছে पूरा वेस्ट बेंगल रे अडिगान जहार साजम दारे बचुआ ठीक ही मेना चुआ मैंने कहा ना बा इन मेता कना आमा नरेन हसदा हपनरा कना कुड़ीदे कना मेनते के आले मले गड़वा अपनेया नरेन हसदा मेटी लीडर ताहे कना वेस्ट बेंगल रे मैंने कहा दुर्भाग्य कना सोंदारानी टुडू नुकु बंगाली मंत्री बंगाली में को ठिके गया नते आबरिन जतो को ठिके सोंदारानी टुडू ठिके nya जोसना मंडी ठिकेना दुलाल मुर्मू ठिकेना राजीव लोचन सोरेन सनाम को ठिकेना मेनखा दुख रे कथा ओना उनको सादम लेका में तक टपारा कना उनिमा अगल बगल बा नेले बाय बुझोया समाज ओका से चला कना आदो कथा नोआ हुक कना जे आबोवा हक आइदरी रे कथा निदिन सटरो कना इन बार नुकिन ही मेता कना नकिन ही मेताया विभिन्न संगठन विभिन्न पट्टी विभिन्न लटी इन एनांगी मेता कान थन ताकि मितन बाबू इन ओना लगा हिजुक कना जहां संगठन आउटपुट बचुआ जे संगठन कोनो आउटपुट नहीं ओई संगठन की संगठन आउटपुट मींस उपलब्धि आप इतना दिन संगठन चला रहे हैं समाज के नाम से तो आपने क्या किया समाज को दिखा सकिए कि हमने ये किया है हमने वो किया है उरांव समाज के लिए ये किया संथाल के लिए ये किया मुंडा के लिए ये किया हमारा उपलब्धि आदिवासी समाज के लिए तब हम मानेंगे आप किया मितन टुडू बाबू लोग कम से कम कुछ नहीं तो फेक सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा रहा है पूरा कैंसिल करवा रहा है इसके लिए हम तहे दिल से इंटरनेशनल संथाल काउंसिल की ओर से हम बधाई देंगे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल संथाल काउंसिल को पूछे कि आपका आउटपुट क्या है मैं धड़ल्ले से बोल दूंगा मेरा बांग्लादेश में क्या आउटपुट है मेरा नेपाल में क्या आउटपुट है मेरा वेस्ट बंगाल ममता दीदी को हम क्या क्या करवाए मेरा आउटपुट क्या है मेरा उड़ीसा में क्या आउटपुट है झारखंड में क्या आउटपुट है केंद्र सरकार में क्या आउटपुट हम सब बता सकते हैं भारत जगत मजी परनामाल के दोनों ग्रुप हमको जानते हैं जानते भी हैं मानते भी हैं और शायद दुर्गापुर मेरा तीसरा मीटिंग होगा और मेमारी में भी हम आए हैं बादल किसकू जो भारत जगत मजी पाल का ये में बुलाए तो हम पॉइंट में आस्ते आस्ते आ रहे हैं ये विशेषकर दो चीज पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 5th शेड्यूल और फॉरेस्ट राइट तो काफी कुछ लोग बोल दिए हैं कुछ बोल रहे हाँ नहीं यूसीसी तो खैर इनसे बात हो ही गया है वो ठंडा बस्ता में डाल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए तो 5th शेड्यूल का परिकल्पना 5th शेड्यूल कथा पे का असलो 5th शेड्यूल अगर तिलका माझी सिद्धू कानू बिरसा मुंडा ये लोग का अगर लड़ाई नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनता सबसे पहले ब्रिटिश के समय में देश की आजादी के पहले ही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में बन चुका था अंग्रेज लोग सोचने लगा कि आदिवासी लोग आखिर क्या है चूंकि विचार से आपको परिपक्व होना होगा सिद्धू कानू नहीं जानता था क्या कि अंग्रेज गोली से घूम देगा सिद्धू कानू भाई बढ़ाता है चे चांद भौरे भाई बढ़ाते चे फूले जाना जो तो को बढ़ाता है सब जानता था कि हमको गोली से बोल तिलका माझी भी जानता था बिरसा मुंडा भी जानता था मगर दृढ़ विश्वास था विचारधारा में इतना मजबूत था हमको देश और समाज के लिए मर मिटना है यही ना था जी पर आज दुर्भाग्य है हम थोड़ा सा नौकरी पेशा वाले लोगों को भी थोड़ा सा कुछ थोड़ा बोल देते तो नाराजगी होता है हम सोचते रहते हैं हम उदाहरण भी देते हैं इसीलिए हम लोग शुरू में ही पढ़े कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो हम बोलते हैं कि मान लिया दो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ
नोते आजम पे जुड़वा गिदर किन जना में ना जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा को भेज दीजिए माँ बाप के साथ जंगल, और एक बच्चा बिना माँ बाप के साथ रहेगा गांव में, कौन बच्चा आगे बढ़ेगा बताइए? हाँ, माँ बाप के रहते हुए भी जंगल का बच्चा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समाज में है, समाज ही आपको आगे बढ़ा रहा है। और जिस दिन हम लोग का तो सिस्टम में है, जिस दिन नवजात शिशु पैदा होता है, नवागदेश जना में ना माने बहुत से रेसार को विधात में इन्हें लगे समाज आम सर्टिफिकेट एमात में जे आम दम आदिवासी के ना, बाद में सरकार का सर्टिफिकेट, यो है आपका पहला सर्टिफिकेट। इसलिए समाज ही आपको आगे बढ़ाया, समाज का देन है। मैं सोचता हूं कितना नौकरी पेशा लोग 365 दिन में, मैं बोलते रहता हूं 365 दिन में नौकरी पेशा लोग, अगर अभी सोच रहा है कुछ लोग, समझ रहा है कुछ लोग, मगर इसके पहले से 365 दिन में कम से कम साल में 2 बार गांव में जाते और पूछते माझी बाबा को, नायके बाबा को, हेदा माझी बाबा आप गिदर को पढ़ा पढ़ाचे बांगा, हेदा नायके बाबा जहार को दो काल का, हेदा नायके बाबा माझी बाबा मोय हर दुरुप कते चेत पे आचार में विचार में दिया, हेदा माझी बाबा नायके बाबा ओकाल का अतुआ लहा नोआ जदि उयर तहा को सावता नं कंट्रोल मोड़ बाय थाय को इनमें मेता को आयो बसुम तो बंगे ओकोय कका घरम हरा हकना, ओकोय ककिया कोलेरम हरा हकना, ओकोय आरम दा पटम हकना, ए बाबू 365 दिन रे बरसिन दो उनको लगाना उयर में दुर्भाग्य कथा कना। एरा रुमा गुना लिपस्टिक बास बाजार आबद बो साहेब ना आबद बो लट्टू होड़े ना उनी दो भाना रबा में दीकन, बोंगा रबा में दीकन, टडी बोंगा रहो, घोड़ा बोंगा रहो, ओका रबा में दीकना, उन्हें दा ला लक्चर अरिच जता बगी किया बोढ़े ता जति बहु किया वटा तो जावा दिया आरा बो ढो ढो बोढ़े आखना हनकिन मितन मोती के मा सर्टिफिकेट आदो अम्म फादा बार के आम थे के आमा आरेमम धसा चबाया बोढ़े टाकी बोलन गया पहिल हपराम को बाको एटक का खाय सिम सुक्री को उठे गया को कड़ा को उठे गया अदो एटक मम फदा कना अम्मा अम्मा बम खुशी कान। हम लोग तो हमारा एतो डेवलप करला हमदर ब्रेन ढुके गेছে जार के जाबे ओहो ओरा तो मूर्ख लोग जाबे बानान के कराबे ओरा मूर्ख लोग कराबे बोंगा को चला ओ कोया तो ढंग सामा ओदा मूर्ख लोग कर काज। अरे भाई तो आपका कॉन्सेप्ट ही आप खत्म कर दिए हैं, तो क्या लड़ाई लड़िएगा। आज हम जानते हैं क्योंकि हम मंत्री लेकर बैठते रहते हैं, आपका बंगाल में आईटीडीपी एरिया है ना, आईटीडीपी एरिया, और आप लोग को बता देना चाहेंगे शायद इंटरनेशनल संथाल काउंसिल पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा जो बंगाल सरकार को लिखित रूप से दिया है, लिखित रूप से लॉ मिनिस्टर मलय घटक रिसीव किया है कि आईटीडीपी एरिया को 5th शेड्यूल में सम्मिलित किया जाए। हम नहीं नाम लेंगे, विद्वान लोग हैं, कुछ लोग को समझ नहीं है कि 5th शेड्यूल, वो लोग बोलता था नरेश बाबू बंगाल में बहुत घूम रहा, बहुत 5th शेड्यूल का समझा रहा लोगों को, 5th शेड्यूल पहले हमारे की फायदा हो गए। तो आमी तो ओদের सामने एकदम जस्ट जूनियर बच्चा, तो बड़ो लोग की बुझाबो भाई, बड़ो बड़ो क्वालिफिकेशन इंजिनियर डॉक्टर করেছে, ওরা যদি বলে আরে নরেশ বোকা ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে 5th शेड्यूल বুঝাচ্ছে, কি লাভ হবে, কি লাভ হলো। তো ওরকম বিদ্যান লোকে লাগে 9 মাস থেকে 12 মাস মানে 1 বছর লেগেছে। তারপরে আবার মেল করে জিজ্ঞাসা করে নরেশ বাবু আমরা একটা মেল করেছি আপনাকে, আপনার মেলে আমরা শিরমন্ত্রীকে দিচ্ছি মেমোরেন্ডাম, ঠিক করেছি কিনা। তো মহাশয় 5th शेड्यूलটা কি, যদি এত বিদ্যান হয় আপনার 9 মাস লাগবে, 1 বছর লাগবে, তো আম পাবলিক যারা গ্রাম চলে আছে তো সে 5th शेड्यूल কি বুঝবে। तो आईटीडीपी एरिया को 5th शेड्यूल में सम्मिलित करने का हम लोग ने लिखित रूप से दिया है, और कुछ हद तक हम लोग चूंकि 2021 में भी 5 मंत्री को बैठाए, जिसमें पीके यहाँ इलेक्शन संभाल रहा था, उसी समय हम लोग बोले कि इसको 5th शेड्यूल में, चूंकि स्टेट का पावर नहीं है 5th शेड्यूल में लाने का, पर ये रिकमेंडेशन कर सकता है। पावर किसके पास है, आपका महामहिम राष्ट्रपति के पास है।
तो यहां से रिकमेंडेशन करें और हम लोग उधर काम करें। हम बार बार नेचर का उदाहरण देते हैं, उनको आया और को मेना खवा आज ढेंकी ढिंकी है ढिंकी चाले हम हिड़िंकिया ढिंकी हुड़ुंग मो हिड़िंकिया हिजू कान पीढ़ी दो जुदी बाबू मेताया न दुर्गापुर तना रे तायना तो ए बेटा ढिंकी तो चिली कना चेक कना उनी दे मेना तायन कान गया पालेनो दोसा नवा करना। तो ढिंकी जखन पे हुड़ुंगा तो साध सोझे ताहना मिट्टी तिली डांग तो वे नांगे बेस सगोगा ओना डांग जुदी बात ताहना तो चाले तो बेस बात सगोगा। तो तिली डांग क्या, हमारा राजनीति में तिली डांग क्या है? वो है आपका फॉलोअप। तो आपका फॉलोअप ठीक नहीं होता है। आपका जो फॉलोअप, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग जो भी लीडर बन रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, 3 चीज का होना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज अभी भी नहीं समझ पा रहा है समय का महत्व, इसलिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये जिस दिन समझ में आएगा आदिवासी समाज आगे होगा। हम मितन टुडू को बोलते हैं मैंने कुली कुबिन जहारिनगे अब सर्व तेरांग आचे आ सर्व तेरांग आचे जहार सारे पछले रे इल बाता है ना मतलब डालांग डोलांग चला। हम बोलते हैं कि सबसे कॉन्शियस अगर आदिवासी में है सर, ये लोग हम बोलते हैं क्योंकि ईफा जो है, ईफा के अंडर में कम से कम 9-10 संगठन लगातार हमसे संपर्क करते रहता है। क्या मैं तो हम बोलते हैं, और डोलंग सार मतलब तीर, तीर के पीछे यदि पंख नहीं रहेगा तो तीर सीधा टारगेट नहीं जाता है। तो ही हाल है यहां। हमको बहुत अच्छा लगता है कि बंगाल के लोग बहुत कॉन्शियस, हम कल भी वहां भी बोले, कॉन्शियसनेस में बंगाल 1 नंबर में आएगा, 2nd नंबर में आएगा झारखंड, अब असम में भी कॉन्शियस आ गया। दिन मेता को कहना मोड़े बोंगा मोड़े बुरु, मतलब मोड़े गोटे बोंगा और मोड़े गोटे बुरु, तो ऐतिहासिक महत्व में ना उनका के भारत में 5 राज्य, एक है बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और असम, यही है मूल रूप से। तो मोड़े बोंगा मोड़े बुरु और मोड़े गोटे राज, अदो ओनारा महत्व बुझो दया करना। तो 5th शेड्यूल कथा जहां आर्टिकल 244 मैंने 5th शेड्यूल रे एनार्गिन में किया, हमने तभी बोला सीधा सीधे संविधान पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। हम कुछ लोगों को, हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ लोगों को हम बोले, उधर से फोन से भी बोलते थे कि आर्टिकल 13 में बहुत कुछ पावर है रूढ़ी प्रथा का। तो कुछ लोग वकील के यहां गया, बोलता है कहां आया है यार आर्टिकल 13 में क्या प्रथा है? तो हमने पहले ही बोला आपको तो शरीर जो दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका आत्मा को समझना होगा। तो संविधान वैसी पढ़ाया था, उसका आत्मा को समझना होगा, तब आर्टिकल 13 समझ में आएगा, या आर्टिकल 244 या 5th शेड्यूल या पेशा कानून। संविधान अगर पढ़ना चाह रहे हैं, समझ ना रहे तो आत्मा को समझना होगा। तो उस समय बना 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। इसीलिए आपको यदि हम भूल जाएंगे, पहले बोल रहे हैं, जो लोग भी लीडर लोग में आए, 2 हथियार आप लोग को शुरू करना होगा। एक हथियार राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और जो वेस्ट बंगाल में सूचना का अधिकार मामला में कोई भी आदिवासी संगठन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। शायद हम सही बोल रहे हैं क्या? चूंकि सूचना का अधिकार ऐसा चीज है, बागचाल गोविंद बागचाल अपना खेले तो अनेक जगह बागचाल, तो अफसर को कैसे बंधना है वो सूचना का अधिकार से ही उसको टाइट कर सकते हैं, चूंकि लड़ाई लड़ना है। अब आइए जो 1874, उसके बाद एक है सूचना का अधिकार, दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए पहले बिहार और उड़ीसा वगैरह नहीं था, जो बंगाल प्रोविंस के अंदर आता। तो उसी समय का जितना भी गजट, मानभूम गजट, धालभूम गजट, माने उस समय का 1874 के बाद का गजट जितना इकट्ठा कर सकेगा, तब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा
कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था, क्लियर कट पिक्चर होगा, वो आप लोगों को इकट्ठा करना होगा। चूंकि हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पैसा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली अगर कोई आपका मालिक है, आपका मालिक मुख्यमंत्री नहीं है, आपका मालिक गवर्नर है, इसीलिए निर्देश ही है कि उसको साल में तो एक बार तो देना ही होगा, अंततः 6 महीना में एक बार, मैंने साल में 2 बार राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा कि जो भी उस राज्य में राज्य का कानून हो या सेंट्रल का कानून हो, राज्यपाल का ही काम है शेड्यूल एरिया में कि कहीं आदिवासी का उससे क्या क्षति हो रहा है या क्या लाभ हो रहा है। उस हिसाब से यदि केंद्र का कानून से भी लगता है आदिवासी का क्षति होगा, वो कानून वहां लागू होने नहीं देगा। राज्य सरकार भी अगर कानून बनाया है तो अगर आदिवासी को क्षति होता है तो वो कानून को भी लागू नहीं करने का, रेगुलेट करने का वो पावर है राज्यपाल को। उन्हें दाड़े में ना होना दो। प्लस आज का परिस्थिति में किसी भी तरह का विकास का योजना, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन शेड्यूल एरिया बिना ग्राम सभा का परमिशन का नहीं होगा, बिना टीएसी का नहीं होगा। टीएसी भी 2 तरह का होता है, बंगाल शेड्यूल एरिया नहीं है फिर भी टीएसी है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम ये सब शेड्यूल एरिया में आता है, वहां टीएसी है। तो हमारा विधायक लोग को कोई माने मतलब नहीं रहता संविधान से, वो पढ़ता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, वो अंधा जो हम तभी पहले बोले। इसीलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में स्पष्ट लिखा हुआ है, शेड्यूल एरिया का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कोई भी नॉन ट्राइब्स मेंबर नहीं हो सकता है। इसी मुद्दा में यार ये दिमाग से हटा दीजिए, मैंने 2 आईएएस को, झारखंड का 2 आईएएस को मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने 2 आईएएस को रगड़ा, दोनों आईएएस है। एक आईएएस बोलता है रघुवर सरकार के समय रघुवर जी चेयरमैन बन गए थे टीएसी का, बोलता है, हम बोले कि कैसे, अब तो आईएएस है, बोलता है कैसे नहीं होगा, शुरू से बना हुआ है हमारा, शुरू से मतलब, बोलते नहीं परिपाटी, हमारे आईएएस है सारा, आप परिपाटी और संविधान, हम परिपाटी को समझेंगे? आम दोंग बपला रहे डिजन चलू या चे दोंगे में नहीं। तो संविधान जो है उस पर क्या बोलते हैं, आप संविधान लाइए और हम भी संविधान लाएंगे। आईएएस अफसर भाग गया, सही बात बता रहे। और एक अफसर वो भी सीएनटी का संशोधन किया, रघुवर सरकार दम तक सपोर्ट किया, वो आईएएस है, दम तक सपोर्ट किया, हम लोग पूरा हुटिंग किए। तो इसीलिए ये भी दिमाग से हटाइए, अगर आईएएस पेशा सही बोल रहा है, बात नहीं है। वो तो अपना प्रमोशन के लिए, अपना लाभ लेने के लिए, सरकार को खुश कराने के लिए वो उसी के ढर्रा बात बोलेगा। आप बोलेगा अरे आईएएस है हमारे खूब बेसी जन है, ना 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 ना, ये दिमाग से हटाइए। वो आईएएस है बोल के आप क्रॉस कीजिए, क्रॉस तो कैसे कीजिएगा? आरटीआई से सारा चीज रूलिंग निकलेगा, क्या क्या किया है, कहां झमेला, क्या झंझट की। इसलिए मिथुन टुडू को बोलते हैं आपका लड़ाई जीते जरूर है मगर अधूरा है। जिस दिन वेस्ट बंगाल में फेक सर्टिफिकेट का मामला में कम से कम 3-4 एसडीओ का नौकरी जाएगा, तब हम मानेंगे हाँ लड़ाई जीता गया है। ये तो एक तरफ से फेक सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है, दूसरा दरवाजा से बन रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है, फिर बन रहा है। तो हमने इस बार, मेरा अगर फेसबुक वगैरह देखते होंगे, यहाँ का गवर्नर ने हमको 31 दिसंबर बुलाए थे और हमने फेक सर्टिफिकेट कई मामला में बात किए हैं और वो हमको एश्योरेंस भी दिए हैं कि 3 जगह वो घूमेंगे गवर्नर महोदय, बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में। तो सारा चीज हम नहीं बता सकेंगे क्योंकि सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। और इंटरनेशनल संथाल काउंसिल और मैं व्यक्तिगत रूप से ढिंडोरा पीट के मैं काम नहीं करता हूं। कथा में बुझे या तो जैसे आदिवासी भवन बना है ना न्यू टाउन में, कब बना है? हाँ, ये 2017 में ही
ममता बनर्जी जी को बोला गया था, सॉरी सर भी आए थे, ये भी आए थे आपका ये 99 में। उसी समय हम लोग बोले देश में कहीं भी आदिवासी भवन नहीं है मैडम, आप इतिहास बनाइए, आदिवासी लोग को सम्मान दीजिए। तो आदिवासी भवन बनाया हम लोग ने बोला। वो बोली हमको नरेश बाबू अपनी तो ठीक ही बोलছেন, কিন্তু আপনাদের আইএস আইপিএস নেই, আপনাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসার নেই, তো আমি এখান থেকে যতই আদেশ দিব ওই ফাইলটাকে তলে রেখে দিবে। আমি বললাম হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি যা বলছেন ঠিকই বলছেন। তো তার জন্য আমি একটা প্রপোজাল দিচ্ছি, উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল অবধি কমসে কম 5টা ইউনিভার্সিটিতে তফসিলি জাতির ছেলে মেয়ে আইএস আইপিএস ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস কমিশনার কেমন করে অফিসার হবে তার জন্য স্পেশাল কোচিং খুলুন। পুরুলিয়া খুললো, 2-3 জায়গায় খুললো, ওটা সে সময়ের কথা। আমরা আগে বলি না, তার জন্য আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তো কথা হচ্ছে এই যে শিডিউল এরিয়ার কথা, শিডিউল এরিয়া বলতে গেলে ছোট নয়, শিডিউল এরিয়া বলতে গেলে তো শিডিউল এরিয়া কি কি আছে আগেই বললাম, সব অধিকার আমাদের সংরক্ষিত আছে। একটা হচ্ছে 5th শিডিউল, একটা হচ্ছে 6th শিডিউল, যেটা নর্থ ইস্ট বেশি। সব অধিকার, এনি টাইপ অফ রাইটস, আর যেটাতে তফসিলি জাতির লাভ আর হানি হবে কোন প্রকারের, সবার অ্যাকচুয়াল মানে আরেকটা মিনিস্ট্রি বলতে গেলে ওটা হচ্ছে টিএসসি। আর ওই হিসেবে গভর্নরকে রিপোর্টিং দেওয়া হয়, ওই হিসেবে পলিসি বানা উচিত। আপনারা অনেক লোক জানেন না যে ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের বিশিষ্ট রূপে টিএসপি ফান্ড আলাদাভাবে সেন্ট্রাল সরকার জারি হোক, টিএসপি ফান্ড ট্রাইবাল সাব প্ল্যান ফান্ড সেন্ট্রাল থেকে আসে। আমাদের কত লোক জানে ওই ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের যে ফান্ড ওটা तफसीली जातिर ऊपर ही खर्चार कथा, डाइवर्ट करने का नहीं है, मगर कलेक्टर आपका मिनिस्टर ढल्ले से डाइवर्ट कर रहा है। सब हमारा का एमएलए लोग सोया हुआ रहता है, पता ही नहीं है उसको, तो आपका लड़का क्या बनेगा आईएएस। ये सब काफी चीज है ये में। उसी में से एक महत्वपूर्ण चीज, वासुदेव बेसरा जो वकील हुआ करता था दुमका का, और अर्नेस्ट मुर्मू, जब देश का संविधान बनने के बाद से पंचायत चुनाव होने लगा शेड्यूल एरिया में 5 क्षेत्र में, तो लोग बिहार सरकार का अगेंस्ट में केस किया, सरकार का अगेंस्ट में। सरकार हार गई, सरकार गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में भी सरकार हार गया। दोनों को पार्टी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। सरकार गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हार गया। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दिया बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, आज तक जब से देश में संविधान लागू है, अनुसूचित क्षेत्र में जो भी पंचायत चुनाव हुआ है ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एमएलए एमपी को बनाओ कानगे तो लूर रहेगा तब ना, संविधान पड़ेगा तब ना। तब उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो देश में खलबली मचा। भाई अगर शेड्यूल एरिया में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, तो भयंकर बात है। तब दिलीप सिंह भुरिया एमपी का नेतृत्व में एक कमेटी बना, उसी को बोला जाता है भुरिया कमेटी। तो भुरिया कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रारूप बना, जो पेशा का प्रारूप पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, PESA, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया पेशा का प्रारूप बना। उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो उस समय PA संगमा लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करते थे, और शेड्यूल एरिया का आदमी, 23 तरह आदमी MP, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष था। वो जानता था ये आदिवासी का मामला है, आदिवासी को हर समय दबाया जाता है, इसीलिए वो बिल को ऐसे समय में लाया जब बहुत सारा MP सो रहा है। बिल को इस समय लाया
वो जानता है ये लोग अड़ंगा मारेगा। तो एमपी लोग सोचा आदिवासी का मामला है, बस पास कर दिया। उन लोग को समझ नहीं है कि हाथी साला पार हो गया। बात समझ रहे हैं? अब उसमें लिखा हुआ है 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति का साइन हुआ, और उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार को अगर इसमें थोड़ा बहुत सुधार करना है तो 1 साल का समय। 1 साल में सब सुतल रहा, तो अभी भी नियम के रूप में लागू है मगर प्रैक्टिकली लागू नहीं है। हमारा झारखंड में वो ये हाल है। हेमंत मुख्यमंत्री होने से क्या होगा? घास चिलेगा? मुख्यमंत्री है तो चरा रहा है दूसरा आदमी। हाँ, वो तो अपने से नहीं कर रहे, चूंकि जानकारी नहीं है। हमको तो कई बार बोलता है, हम लोग को सबको बोलता है। तो इसीलिए आपको यह भी समझना होगा, जो लोग यूफा में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपका गवर्नमेंट का रूलिंग सब देखना है, और आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या क्या जजमेंट अभी तक आया है आदिवासी का पक्ष में। जो भी जजमेंट आया है, वो चाहे वेस्ट बंगाल का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, कोई भी हाई कोर्ट का हो और सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको सभी लड़ाकू साथी के पास रखना होगा। बल्कि हम तो समझेंगे उसके लिए भी एक क्लास करना होगा। क्या सर? तभी लड़ाई लड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे उसमें इधर जो है देवता पचामी का बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह है जजमेंट है, जिसका जमीन में खनिज वो है मालिक। मगर कोई सुनता है क्या? क्या सुनेगा? आपका एमएलए एमपी तो भकलो जैसा बैठा हुआ है, बस वो असेंबली में सो रहा है तो पार्लियामेंट में सो रहा है, तो क्या होगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, समता जजमेंट बोल रहा है कि शेड्यूल एरिया में किसी भी तरह का खनन का पट्टा केवल और केवल आदिवासी को मिलेगा। यही है ना सर? मगर कोई सुन रहा है क्या? हेमलाल मुर्मू अभी भी है, एमपी हुआ करता था, बोलता है वही तो हम बोले एमपी साहब, ये बोलता वही तो हाँ होना चाहिए। रघुवर सरकार बनाया लैंड पूल, हम लोग 10 विधायक को, हमारे साथ एक और आंदोलनकारी एमएलए भी रहे मंगल सिंह बाबू, हम लोग 10 विधायक को बोले, जो अभी भी, इसलिए हम लिखे भी हैं, कुछ का बेटी अभी मंत्री है, कुछ का बेटा लोग एमएलए है। बोलते बोलते हम लोग थक गए, और हुगली से हम लोग को फोन करके बोले 2021 में, वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग 10 तारीख को स्टीफन झा का नेतृत्व में हम लोग सीएम से मिलेंगे और उसको रिव्यू करना है। अभी भी मिल रहा है, अभी भी 10 विधायक मिल ही रहा है। तो यही तो हाल है। इसीलिए आप लोग, अगर शरद यादव एक लीडर था, आप लोग नाम सुने होंगे, वो पार्लियामेंट में बोला था कि दुर्भाग्य की बात है 73-74 वर्ष के बाद भी आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। ये लोग बेजुबान है, ये लोग निरीह है, ये अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये पार्लियामेंट में बोला था। पर हम लोग उससे भी कोई लीडर नहीं सीखता है, उसको मतलब ही नहीं है सबसे। इसीलिए ये सारा चीज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चीज इकट्ठा करना होगा। उसके साथ साथ जो पैसा 96 का ये बता दिए, फिर जैसे फॉरेस्ट राइट का भी हम थोड़ा सा टच कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट वनाधिकार कानून, वनाधिकार कानून कैसे बना? हमारा हित में जो भी कानून बनता है उसके पीछे बड़ा लड़ाई हुआ है, ये आप लोग जान लीजिए। देवेंद्र माझी जो अभी एमपी है, जोबा माझी का हस्बैंड, जो वक्ता आने वाला था प्रेमचंद मुर्मू, उसका बड़े भाई, वो पूरा बांधवान क्षेत्र में, पोड़ाहाट क्षेत्र में, पूरा बांधवान पोड़ाहाट, आज भी अगर देखिएगा गूगल में या कोई इतिहास में, भूगोल में, तो एशिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट रेंज, एशिया का, भारत नहीं, पूरा एशिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट रेंज का नाम है सारंडा। सारंडा में पूरा आदिवासी को जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार देने का लड़ाई लड़ा। वो है महान हीरो देवेंद्र माझी। वो भी मुर्मू था, मैं भी मुर्मू, सिद्धू कर्ण भी मुर्मू था, तिलका भी मुर्मू था, गुरु गोमती मुर्मू, इसलिए हमको थोड़ा गर्व भी लगता है। और द्रौपदी मुर्मू भी है, और उधर गिरीश मुर्मू भी है। हमारे इंटरनेशनल संताल काउंसिल का चीफ पेट्रोन है राष्ट्रपति महोदय, और गिरीश मुर्मू है प्रिंसिपल एडवाइजर। तो बोलने का मतलब ये है, वो एक हीरो। दूसरा, इधर आप लोग जाइएगा झारग्राम से थोड़ा सा आगे, बारागुड़ा से थोड़ा सा आगे, उसका नाम है सबू हांसदा।
जंगल आंदोलन, जंगल बचाने के लिए मर मिट गया। तो ये दो हीरो को अगर क्रेडिट जाता है, जैसे पेशा कानून को अगर मूल रूप से जाएगा तो आरनेस मुर्मू और बासु, तो उसी तरह जंगल जो फॉरेस्ट राइट का अधिकार अगर दो हीरो है, उसका नाम है देवेंद्र माझी जो मुर्मू और सबुआ हंसदा। इसलिए आदिवासी का कोई भी अधिकार ऐसा नहीं मिला है कि भीख में और गिफ्ट में मिला, ऐसा नहीं। और यहां भी लड़ाई लड़ा जा सकता है। मैं इनको बोलता हूं, बुबुन को, सबको बोलता हूं, आपका हुगली में बोलता हूं। हम बोलते हैं कि इतना यहां तो ऐसा पोजीशन है, कॉन्सेंसस ठीक बड़ा है, नेतृत्व का थोड़ा कमी है। सरकार किसी का भी बने, टीएमसी का बने, बीजेपी, उससे कोई मतलब नहीं। दो प्रोग्राम जबरदस्त कीजिए साल में, घुटना टेकवा देंगे, घुटना सरकार को, इतना हम लोग रखते हैं। कथा पे बुझिया तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, असुविधा हो की। तो এগুলো হচ্ছে লড়বার জন্য। তো আইটিডিপি এরিয়া যেটা ডিমার্কেশন করা আছে, আপনারা ইমিডিয়েট আইটিডিপি এরিয়া যত মানে উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল অবধি সিও কে বলুন যেটা ডিমার্কেশন করা আছে কোন কোন এরিয়া আইটিডিপি এরিয়া, ঠিক আছে? ওটা কেন বলছি, আমাদের ওখানে पेशा एक्ट के कुछ लोग चैलेंज करेছিল कि पेशा एक्ट गलत बना है। सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, पेशा एक्ट सही है, ठंडा हो गया। वही लोग जो सोचा कि भाई तब तो साला गड़बड़ है, हम लोग को हक से तो वंचित हो जाएगा, तो चल गया नहीं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को हटाइए, शेड्यूल एरिया को हटाइए। फिर चले गया सुप्रीम कोर्ट कि नहीं नहीं, शेड्यूल जो है ना, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 5th शेड्यूल को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इलीगल वे से, गलत तरीका से बाहरी आबादी का, लोग जो ग्राउंड दिया था कि पॉपुलेशन घट गया आदिवासी का, इसलिए शेड्यूल को हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दिया, बोलता है जी नहीं, गलत तरीका से इलीगल वे से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी आबादी का प्रवेश हुआ, जिसके चलते आदिवासियों का जनसंख्या घटा। परंतु अभी भी आदिवासी के ही सबसे अधिक जमीन है, इसलिए इसको डिशेड्यूल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग को भी डिमार्केशन कीजिए, देखिए जमीन कितना है। देखिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूले तिलका मांझी, बिरसा मुंडा का लड़ाई ऐसा नहीं, ब्रिटिश लोग जान गया, सब जानता है। जिस दिन आदिवासी को जमीन से बेदखल कर दिए, आदिवासी का अस्तित्व समाप्त। वो चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड, उड़ीसा हो। इसलिए जमीन को बचा के रखिए, वो आपका माँ है, वो आपका बाप है, वो आपका अस्तित्व है, वो अब धर्म है, कर्म है, सब चीज है। तभी 5th शेड्यूल आप लोग को मिलेगा। 5th शेड्यूल कैसे बनेगा, अब वो मैंने चे नवात चे हड़म को दड़े या उनका नवात तो भाई या और को बुझे तो है पहले मंतर तो कुछ कंते नत सार दचे, तो हम सार उनकन जगह चलाओ गान में आदो उन्ना को लगा ढंज में नहीं। आपका लड़ाई कैसे हो सकता है, ये कुछ कुछ आर्टिकल आपको समझना होगा। बहुत बार पढ़ी आर्टिकल 13, आर्टिकल 244, 225, 26 जो भी है, जितना भी, हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। पर लड़ाई कैसे जीतेगा, बुबुन जी किधर है या सुनिए आप लोग। मोड़े बुरु, मोड़े बोंगा, मोड़े राज और मोड़े गोटे इंपोर्टेंट कथा। नंबर 1, रोड दाड़े। आप लोग बोलने का हिम्मत होना चाहिए। बांका एमए किया रहे, एमएससी किया रहे, वीडियो दूसरे आम के जान रो भाई तु चली जा पढ़ी थक एमएससी वीडियो संगे कथा नहीं करते पाबे तो की होबे। ओनाते रोड दाड़े नंबर 1, ऑल दाड़े, लिखने का शक्ति कि कलेक्टर को क्या लिखना है, एसडीओ को क्या लिखना है। तो 2 हुआ, रोड दाड़े, ऑल दाड़े, ऐक्यू दाड़े, ऐक्यू। समझ सकिए, कब समझेगा जब आपका ज्ञान होगा, कब समझेगा जब आपका संवैधानिक जानकारी होगा, कब समझिएगा अट्टे के तहत आप सारा चीज निकाल के रखिएगा। तो ऐक्यू दाड़े, ठीक है। उसके बाद
ऐक्य देता है ना इनका ये आम लहा, उसके बाद जुमित दाड़े 4 हो गया। उसके बाद हमारे जो निरक्षर लोग जो लड़ाई लड़ा था, निरक्षरी कहा जाए, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, वो है धर्म दाड़े। धर्म दाड़े चेक करना आपको नेचर, हम लोग तो सब भूल गए ना। ओकारे हाना हाना नारको को पोसा गया शिव मंदिर रे, ओकारे हानते को बोलो ना मैं तो मैंने जवाहर गोसाई मारांग बुरु जा रहे हो, जैसे नायके कुंकुली को जा रहे हो चेक तुम बाको ले दाया बार बारी मेना ओनाते मजी थे दो सुतु दाड़े मेना नायके थे दो उमुल दाड़े मेना नो सुतु दाड़े और उमुल दाड़े रे अड़ी मारांग जोथात कथा मेना इन बार बार मेना नायके दो उनका को ताए कना जो दि आजा गोराम रे मनमी चे कड़ा चे भेड़ाए गुजुआ जा रहे मांग रे मेताए ताहे जे नायके बाबा फलना हिलो दो आमा ओड़ा अतु खोज कड़ा मोड़ा ओडा से मन में मोड़ा ओडा नौका को गलराव ते नुआ नागाम मेना ओनातिन मेना नितो जहां पर व्यवहारा टेलीफोन येल पे जखन जब फोन नहीं पकड़ता है तो क्या बोलता है, नॉट रीचेबल जोन बोलता है ना, नॉट रीचेबल जोन माने एमन जगह आछे द लिंक होच्छे ना। तो आबो धर्म दाड़े को लिंक में पे सहाय ना, लिंक हम साल का बाय गनो मेमारिंग में तक कना मई को दे कल परिसवा से बिठी को नोटे मुडरी कना लिपस्टिक में लगाओ कर हंडी दोया और जोहार गोसाई जार रंबो का काम गया का कोई जीवा फॉर्मेलिटी को करा फॉर्मेलिटी इनका बोंगा बुरु में फॉर्मेलिटी किया आमेम दया गड़ी के आज है दया मा जहां के इन मिट्टी तो बेंगल हुगली रा मिट्टी तीन चलाए ना बा को बोंगा कना माया बोह को माने बोह को लेटो का कुड़ी हो कमाओ कना माया को लेटा का कुड़ी कुड़ा जतो को जमे मा आदि मिताओ कना काल का पे भाग कना मना चेत पिन मेना गाते पंचा दो काले दिखाया झारखंड रा मिट्टी तीन चलावा और तो मजी मेनाया गोडेत मेनाया जतो मेना को नाके बच्चू को रिकॉर्डेड जार मेना मेता को कना चिली परिस को नाके को ताया बाले बड़ाया का गों के आले ले हड़म चबाने रहो बाले बड़ा चिली परिस नाके को ताहे कना आयोग गया लाज में रिकॉर्डेड जार में ना नाके के तक बच्चू को तिना सदाय को जार के बको बोंगा का मा दो का को धर्म तम बना रोडे सरी सरनम ने आजों कर बाप रे बाप में चित बच का करना है आदो ना रूट खोय जहां लका गड़ा मुडुर आहार पुखरी बो चला खाय अडी गहिरम चला खाय दो को मेना आयतान बाम लेबेट नामे बाबू माने ओडे लेबेट ठाव धर्म रे उनका आयतान मेना मारे के नेचर ले मा कहू कुड़ी ले मा गिदी को ले मा दारे ले मा जे आम सला नंका हुई लगा उनी जति कना बो ओनाते हलाज मेने बापे बड़ा पालनो नेताजी सुभाष बोस जखन प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ाता है ने मिट्टी संताल कोड़ा गिद्र ना जमाना रे पढ़ाता है उनी कोड़ा गिद्र ओना ठीक बन हुईरा बर्धमान रे ताहे कना या बीरभूम रे दमे रुव ताहे फल पकड़ एमाय ताहे नेताजी सुभाष किसान होर और अब मा फल पकड़ मा रुव कना पाले ना तबे को जमा अब ओना टेंडेंसी तो आदो उनी तो नायके ओड़ा चलाते हैं नेताजी सुभाष मोड़ चलाते हैं उन जो कोई मिलना ताहे कना जे आबो दो आदिवासी दो जोतो कोई सुर होड़ कना बो बोंगा बुरुई आदिवासी आर मोस्ट नियरेस्ट टू द गॉड इन दो बन मेने आदो उनकान कथा कना नोआ को अडिगान गलरा मेना आदो ओना इदी कते जहां मेन किया रोड दाड़े ऑल दाड़े ऐक्य दाड़े जुमित दाड़े धर्म दाड़े इनका केम सक्सेस हुआ आर मिट्टी जो भी नेतृत्व कर रहा है चाहे बुबुन माड्डी हो चाहे आपका हमारे मिथुन टुडू साहब हो और 5 चीज आप लोग को बता रहे हैं जो हम पहले बोला प्रॉपर प्लेस प्रॉपर रिपेंटेशन एंड प्रॉपर टाइम वही चीज हम बोल रहे हैं आपको ईमानदार बनना होगा नेतृत्व में यदि ईमानदारी है तब आपका लड़ाई सफल होगा ईमानदार नहीं है तो कुछ नहीं होगा उसके साथ जवाबदेह अपने आप को सोचिए अकाउंटेबिलिटी आप अगर जवाबदेह नेतृत्व है कि हम 10 आदमी को गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे आपका जवाबदेह नेतृत्व हो तब सफल होंगे पारदर्शिता होना चाहिए ना हले कलेक्टर संगे कोथा किचु हलो और यदि के बारे किचु होचे नहीं पारदर्शिता आपका होना चाहिए
ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता प्लस समयबद्धता। समय का वैल्यू नहीं जानते आप लोग। अगर देखिएगा इनको, अगर हम अभी 25 केजी का बोरा अगर ढुलवा देंगे तो स्पीड से चलेगा। क्या दौड़ने से स्पीड से चाहिएगा, और नहीं दौड़ने से ठपंग थुपंग गोटाम दाम भगा। तो समयबद्धता, इसीलिए चूंकि आपको एहसास हो हमने समाज का बीड़ा उठाया है, समाज का जिम्मा उठाया है। तो ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्धता प्लस निडर होकर संघर्ष का। बांका खकी ड्रेस के अपने पूर्ण ड्रेस के दे पड़ाया है, उन्हें पुलिस कहा से बांध के ना और एकदम तेड़ा। तो निडर भी होना चाहिए। हम लोग को 5 बार जेल गया। तो ये 5 चीज ओनाते अब मेना मोड़े को कथा मोड़े बुरु मोड़े अडिगान जिनिस में ना अब नागाम बाबो बड़ाई करना अब चिली जाति करना वो। तो ये 5 थी कि ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्धता और निडर होकर संघर्ष। ये अगर करेगा तो पश्चिम बंगाल का नया इतिहास बनेगा। पश्चिम बंगाल में सरकार, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और पश्चिम बंगाल में सरकार किसी का भी होगा आपका मुट्ठी में होगा। क्या सर? तो ये सारा चीज हमारे सीनियर सर को तो सर भूख भी लग गया होगा, हमको तो बोलने का बहुत आदत है, इसलिए बहुत सा घेट मोट में ना गया। अदो बई रहा कना अक्तो खातिर ते अदो मा अडी अडी सरहाव तेहना नवा जहां पे आयोजन का। तो मुचारे नवा कथा मेना पाले ना भारत जाकत माजी परनाम आलरिन हो मेना पे जता कोना लास्ट रे अडी इंपोर्टेंट कथा हिजू कन नागाम पीढ़ी रा कथा नहीं हिड़िया आपे ऑल पढ़ा करना बोधो में अवसर में ना बना। हम लोग अवसर भी है, बहुत कुछ है, पर क्या आदिवासी समाज का कस्टमरी लॉ लिखित है क्या? हम लोग बहुत बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपका कस्टमरी समाज कब लिखिएगा? बर्बाद होने के बाद। अभी का स्थिति में यह है, सपोज आपका दुर्गापुर का संथाल लड़का ही है और जमशेदपुर का लड़का का शादी किया, झगड़ा हुआ तो सीधा चल जाएगा कोर्ट। जाता है ना ऐसा? उसको कोई मतलब नहीं है मस्जिद से, कोई मतलब नहीं है मुल्क परगना से, कोई मतलब नहीं है दिसम परगना से, क्योंकि वो उतना ही सीखा है। अब तो आप नहीं मस्जिद अखड़ा तो नहीं लेके गए, मस्जिद अखड़ा में में दिला दिया, बनाना हवा में दिला दिया, उन्हीं बाय पूछ जो चला कोर्ट रे जज उठा बढ़ाया। ये लोग का कस्टमरी लॉ है क्या? कहाँ? ये लोग का तो है ये नहीं है। वो ऐसा ऐसा बोलता था, अरे बोले देन ना एटा जजमेंट कर देन। पता चला आपका जजमेंट हिंदू कस्टमरी लॉ के हिसाब से हुआ। तो हम बोलना नहीं चाहिए। ऊपर से सुन रहा है NN हेम्ब्रम जो दिसम परगना थे, रामचंद्र, हमने भारत जाकात मजी परनाम हाल को कई बार बोलते हैं, अभी भी आप लोग का माध्यम से बोलिए। अभी हमको पता है 2 गुट है, मगर आप लोग का ये भी बता रहे हैं इंटरनेशनल संथाल काउंसिल दिसे उदू तेगे, इंटरनेशनल संथाल काउंसिल अयुर होते दिसे उदू ते सखी सुबह के भारत जाकात मजी परनाम बनाव लाना जहां ते बाय भाग लाता है। और अली होना ड्राफ्टिंग कमिटी बनाव लाना नवा कस्टमरी लॉ बनाव लगाते। ड्राफ्टिंग कमिटी रे कम से कम 9 ठेले दड़ा हका अलिन टे बना रहा रिपोर्ट बना अलिन नवा 2024 रे मार्च रे केंजर अलिन को चीफ गेस्ट लिया भारत जाकात मजी परनाम बला ओडे को डो चोकर लिया कस्टमरी लॉ मेता को बांगा नितो हो आर हो 45 पैसा गान दो बकी मेना गया नवा आलपे करो। अदो नोवा के मिनटी समय कना द्रौपदी मुर्मू ताहन रहे आदिवासी समाज का कस्टमरी लॉ यदि लिखित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम मना सकते हैं तब द्रौपदी मुर्मू कराते हैं, नहीं तो आप समझ जाइए कस्टमरी लॉ आपका खत्म। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूं? कोई चूंकि आपका आदमी नहीं रहेगा, मत तो नहीं रहेगा। तो ये सब सोचने समझ की बात है। मैं पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, झारखंड आंदोलनकारी के नाते, झारखंड से आने के नाते और अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है सिलीगुड़ी में अप्रैल माह के 2 वीक में, जहां देश के महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, गवर्नर सारे लोग इकट्ठा होंगे और आदिवासी का इश्यू पर ही बात होगा। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नाम जरूर दिया है, मगर ये नहीं सोचना चाहिए इंटरनेशनल संथाल काउंसिल केवल आदिवासी का, उसके पीछे भी राज आपको बता रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा और पंडित रघुनाथ मुर्मू एक हिसाब से बोलिएगा दोनों रेल पटरी टाइप का था। जयपाल सिंह मुंडा को पता था पंडित रघुनाथ मुर्मू में आध्यात्मिक शक्ति जो धर्मदार हम बात बोल रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा बोल के गया था
पंडित रघुनाथ मुर्मू को कि आप लोग संथाल समुदाय सबसे अधिक और सबसे बड़े समुदाय है, इसलिए आप लोग का कर्तव्य है बड़े भाई की भूमिका निभाना, और जितना भी मुंडा हो उरांव जो भी है वो लोग को छोटे भाई की तरह आप लोग को लेते जाना होगा, और उसी दिशा में इंटरनेशनल संथाल काउंसिल काम कर रहा है। और हम चाहेंगे आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। नरेश मुर्मू को जहां बोलेगा वहां हाजिर होगा आदिवासी समाज के लिए। धन्यवाद, जोहार। नरेश जी को आपके इतना अच्छा बात से मार्गदर्शन हुआ हम लोग को সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, লাঞ্চ ব্রেক ঘোষণা করা হলো। এখানে বুফে সিস্টেমে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, লাইন করে সুন্দরভাবে আপনারা পাতা নিয়ে ওখানে আমাদের बोले तो अभी नहीं आना है हमारे सर, आपका कल आशीर्वाद चाहिए, आप रहिए साथ। खाना এত বড় প্রোগ্রামে দাদা নিজে জীবনে অনেক खाना खा लेते हैं, चले खाना। লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে অনেকেই हाँ ठीक है, हाँ तो अली पढ़ते हो करना तो ठीक है। तो আবার সবাই মিলে আমরা বলবো লাঞ্চ ব্রেক হয়ে যাওয়ার পর সবাই মিলে